तो हेलो, कैसे हो आप सब। आप सभी का बहुत स्वागत कर रहा हूँ। आज हमारा क्लास नंबर 7 है और आज फाइनली ऑफिशियली हम लोग का ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। अच्छा, चैप्टर कहने का क्या मतलब है भैया? आप तो बोले थे 15-20 क्लास चलेगा, 7 क्लास में खत्म। देखो, खत्म होने का क्या मतलब है, हमारा जो शेयर है बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। हम लोग का पहला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। पहला पार्ट में भैया हम लोग इशू से रिलेटेड सब कुछ सीख गए। पहला पार्ट में आज की क्लास के बाद आप लोग ये फील करोगे कि नहीं भैया, एक कंपनी जब शेयर इशू करती है तो इशू करते टाइम कभी कंपनी प्रीमियम लेती है, कभी कोई शेयर होल्डर फेल कर देता है तो बाद में इंटरेस्ट के साथ रुपया देता है, कभी कोई शेयर होल्डर एडवांस में दे देता है तो बाद में हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। कभी भैया कोई शेयर होल्डर फेल कर देता है ना तो रुपया ही देने ही नहीं आता, तो कंपनी क्या करती है, उसका शेयर और फीचर यानी जब्त कर लेती है। अब जब जब्त कर लेती है तो भैया कंपनी उसको री इशू करती है। री इशू के टाइम भैया कैपिटल रिजर्व बनाना होता है। कभी कभी क्या होता है भैया, हम लोग जब शेयर इशू करते हैं ना तो हमारे पास बहुत सारा ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाता है, तो कभी कंपनी रिफंड कर देती है, कभी कंपनी क्या बोलती है, मैं रिफंड नहीं करूंगी, मैं आपका अलॉटमेंट के टाइम एडजस्ट कर दूंगी। तो भैया बहुत सारा केस हमारे पास आता है। हम लोगों ने केस सीख लिया। आज के क्लास के बाद आप शेयर इशू के टाइम आपसे जो भी सम्स पूछ दे, चाहे वो इक्विटी शेयर हो चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो, आप ये एश्योर करोगे कि नहीं आपसे सारा सम्स बन जाएगा। एक बार बस आपको प्रैक्टिस का तो जरूरत होगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन देखो, मेरे को लगता है कि ये एक सम जो है, ये एक सम हमें फिर से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, जो कि अभी तक हमने नहीं किया। चलो एक बार देखते हैं ये सम में क्या है। एक बार ये सम में क्या है देख लेते हैं। हालांकि भैया हमें जर्नल एंट्रीज ही पास करने पड़ रहा है, तो चलो हम लोग जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बना लेते हैं और एक बार हम लोग ये वाला सम्स लास्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज के क्लास में हम लोग को जो और भैया रिमेनिंग सम्स प्रैक्टिस है सब हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, सब रिमेनिंग सम्स हम लोग प्रैक्टिस करके खत्म कर देते हैं। चलो ना, मैं फॉर्मेट नहीं डाल रहा हूँ, मैं ऐसे ही कर ले रहा हूँ, आप लोग एकदम फॉर्मेट कर लेना। मैं क्या इलस्ट्रेशन 5 करा रहा हूँ। जिन लोगों के पास क्वेश्चन है ठीक है, जिनके पास नहीं आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन ये काम वाला क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछता है। देखते हैं भैया क्या है। हाँ, पूरा अर्जुन एंड कंपनी लिमिटेड, उन्होंने 2 लाख शेयर इशू किया। कितना शेयर इशू किया भैया? 2 लाख शेयर 10 रुपया करके इशू किया। ठीक है भैया, और ये 10 रुपया हम लोग कैसे कैसे ले रहे हैं? हम लोग 1 रुपया इसमें ले रहे हैं। अलॉटमेंट है 3 रुपया जिसमें 2 रुपया प्रीमियम है, दैट मीन अलॉटमेंट है 1+2 रुपया ले रहे हैं, है ना। अलॉटमेंट हम लोग 3 रुपया ले रहे हैं जिसमें 2 रुपया प्रीमियम है, दैट मीन शेयर का दाम है 1 रुपया, प्रीमियम का दाम है 2 रुपया। ठीक है, 4 रुपया इसमें 4 रुपया इसमें, तो देखो भैया मेरा शेयर का 10 रुपया का बन गया। 4+4 8, 1 रुपया अलॉटमेंट है, 1 रुपया एप्लीकेशन में। हाँ भैया 10 रुपया का तो बन गया बस। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, फिर बोला सब्सक्रिप्शन हमें 3,17,000 का मिल गया। ये बाबा ओवर सब्सक्राइब हो गया। मैंने 2 लाख शेयर इशू किया था भैया, 3,17,000 मुझे एप्लीकेशन आ गए, मतलब ओवर सब्सक्राइब हो गया। आप देखते हैं कंपनी रिफंड करती है कि क्या करती है। ठीक है, कंपनी रिफंड करती है कि क्या करती है। अब देखो, हमें क्वेश्चन देके रखा है शेयर अलॉटेड। कंपनी हमें ये देके रखा है कि मैंने कैसे कैसे अलॉट किया। क्वेश्चन क्या देके रखा है, मैंने कैसे कैसे अलॉट किया। आप लोग डिफरेंस समझो। कल हमने ऐसा क्वेश्चन किया था ना जिसमें ओवर सब्सक्राइब हुआ था, लेकिन भैया जब ओवर सब्सक्राइब हुआ था, क्वेश्चन ने हमें ये डिटेल दिया था कि राज ने कितना अप्लाई किया था। तो हमें ये पता करना था कि राज को शेयर कितना मिला, उसके बाद उसका हम लोग कॉल सिनेरियर निकाल रहे थे। कल का एकदम लास्ट क्वेश्चन याद है आप लोग को? कल का क्वेश्चन में भैया क्वेश्चन ने हमें अलॉटेड का डिटेल नहीं दिया था। क्वेश्चन ने हमें ये दिया था कि भैया शेयर होल्डर ने कितना अप्लाई किया था। आज के क्वेश्चन में बस ये डिफरेंस है कि भैया आज के क्वेश्चन में हमें ये बता के रखा है कि शेयर होल्डर को कितना हमने अलॉट किया। आज के क्वेश्चन में हमें ये देके रखा है कि शेयर होल्डर को हमने कितना अलॉट किया। ठीक है, पहले तो आप बात समझ लो। पहले तो आप सबसे पहले बात समझ लो भैया, 2 लाख शेयर हमने इशू किया था। 2 लाख शेयर हमने इशू किया था, तो भैया हम शेयर होल्डर को अलॉट भी तो 2 लाख ही करेंगे। भैया अगर मेरी कंपनी 2 लाख शेयर इशू करती है तो मैं शेयर होल्डर को कितना दूंगा? 4 लाख शेयर तो नहीं दूंगा। मैं मेरी कंपनी को 2 लाख शेयर ही दूंगा, उससे ज्यादा तो नहीं दे पाऊंगा। तो देखो, मैंने 38,000 इनको दिया, 1,60 इनको दिया, 2,000 इनको दिया। 3 कैटेगरी में मैंने शेयर दिया। एक को 38,000 दे दिया, एक को भैया मैंने 1,60,000 दे दिया, और एक को भैया 2,000 दे दिया। देखो ना भैया, अल्टीमेट है मैंने 2 लाख शेयर ही दिया। हाँ भैया, अगर आपके पास 2 लाख शेयर है तो आप अलॉट भी तो 2 लाख ही करोगे, ज्यादा शेयर थोड़ी करोगे। अगर आपके पास है ही 2 लाख शेयर तो आप अलॉट भी तो 2 लाख शेयर ही करोगे। हाँ, पब्लिक ने अप्लाई किया 3,17,000, पब्लिक ने अप्लाई किया 3,17,000, लेकिन तो भी भैया हमें अप्लाई अलग से निकालना होगा। इफ अगर कोई शेयर होल्डर ने फेल किया हो तो। आप लोग समझ पा रहे हो? लास्ट जो क्वेश्चन किए थे उसमें हमें ये देके रखा था कि राज ने अप्लाई किया था, तो हम लोग को ये कैलकुलेट करना था कि राज को अलॉट कितना हुआ है।
आज के क्वेश्चन में अलॉटेड दे दिया, तो हम लोग को निकालना है टोटल अप्लाई कितना है। ठीक है, देखते हैं। बोला भैया हमें देखना है टोटल अप्लाई कितना हुआ है, टोटल अप्लाई कितना हुआ है, टोटल अप्लाई कितना हुआ है। यहाँ रिकॉर्डिंग चलो सही सही चल रहा है। टोटल अप्लाई कितना हुआ है, पहले हम लोग को इलस्ट्रेशन में हम लोग को ये निकालना है कि सारे कैटेगरी में टोटल अप्लाई कितना हुआ है, टोटल अप्लाई कितना हुआ है। ठीक है, टोटल अप्लाई कितना हुआ है हमें पहले ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले देखो हमें अलॉटेड का डिटेल देके रखा है। अलॉटेड हमें किसका डिटेल देके रखा है भैया, अलॉटेड का डिटेल देके रखा है। अलॉटेड मतलब कि कंपनी कितना कितना शेयर इनको दी है। भैया कंपनी कैटेगरी वन वाले को 38,000 शेयर दी है, कंपनी कैटेगरी वन वाले को 38,000 शेयर दे दी है ना। भैया कंपनी कैटेगरी टू वाले को 1,60,000 शेयर दे दी। थोड़ा स्पेस देके लिख रहा हूँ। भैया कंपनी कैटेगरी टू वाले को 1,60,000 शेयर दे दी। और भैया कंपनी कैटेगरी थ्री वाले को 2,000 शेयर दे दी। कंपनी कैटेगरी थ्री वाले को 2,000 शेयर दे दी। ठीक है, हाँ, कंपनी इतना इतना शेयर दे दी। तो भैया देख लो, मेरे कंपनी ने इशू ही किया था 2 लाख शेयर, और देखो मेरे पास 2 लाख शेयर का तो हिसाब मिल गया। लेकिन भैया तो भी हमें कैलकुलेट करना है कि हर एक यूनिट वाले ने कितना कितना अप्लाई किया था, ताकि एक्चुअल में अगर उन्होंने कुछ फेल किया था तो हम लोग उसका कॉल सिनेरियर निकाल पाए। ठीक है, हमें ये पता करना है कि हर एक यूनिट वाले ने टोटल कितना कितना अप्लाई किया था। अगर हम लोग वो निकाल पाए तो हम लोग देख लेंगे। तो भैया देखो आपको डिटेल देके रखा है, आपको डिटेल देके रखा है। यहाँ मैं बता दूं, यहाँ मैं कुछ लिख दूं, टोटल इशू कंपनी कितना टोटल इशू करती है। भैया कंपनी टोटल इशू करती है 2 लाख शेयर, कंपनी टोटल इशू करती है 2 लाख शेयर। और भैया मेरे को सब्सक्रिप्शन कितना का मिल गया, सब्सक्रिप्शन मतलब पब्लिक ने कितना फॉर्म भर दिया। भैया पब्लिक ने तो 3,17,000 शेयर का फॉर्म भर दिया। पब्लिक ने तो 3,17,000 शेयर का फॉर्म भर दिया है ना, यही तो हुआ। अब यह देखो कैटेगरी वन वाले के लिए क्या बोलता है, हम लोग को क्या निकालना है कि पब्लिक ने अप्लाई कितना किया, पब्लिक ने अप्लाई कितना किया, हमें यह पता करना है भैया हर एक कैटेगरी वाले ने कितना शेयर के लिए अप्लाई किया था, है ना। तो बोला अलॉटमेंट इन फुल, अलॉटमेंट इन फुल मतलब जो 38,000 शेयर के लिए अप्लाई किए थे, हम लोग उनको पूरा पूरी शेयर अलॉट कर दिए। मतलब जो जो 38,000 शेयर के लिए अप्लाई किए थे, हमने उनको पूरा अलॉट कर दिया। क्वेश्चन ही बोल रहा है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन हमें डिटेल देके रखा है अलॉटेड का। दैट मीन्स कैटेगरी वाले को, कैटेगरी वन वाले को इतना अलॉट हुआ है, कैटेगरी टू वाले को इतना अलॉट दिया, कैटेगरी थ्री वाले को इतना अलॉट हुआ है। हमें निकालना है अप्लाई कितना किया। कभी भी अगर क्वेश्चन ने अलॉट का डिटेल दे दे तो आपको निकालना अप्लाई कितना किया, और अगर कभी भी क्वेश्चन ने अप्लाई का डिटेल दे दे तो आपको निकालना अलॉट कितना हुआ। बस अगर ये दो डेटा आपके पास है तो आप आराम से समझ कर पाओगे। ठीक है, तो भैया कैटेगरी वन वाले का तो पता चल गया, अलॉटमेंट इन फुल मतलब जितना अप्लाई किया था हमने पूरा पूरी अलॉट कर दिया, जितना पब्लिक ने अप्लाई किया था हमने पूरा पूरी अलॉट कर दिया। कैटेगरी टू के लिए क्या बोल रहा है, अलॉटमेंट ऑफ 2/3, अलॉटमेंट ऑफ 2/3। हाँ, मतलब बोल रहा है पब्लिक ने जितना अप्लाई किया था हमने उसका 2/3 अलॉटमेंट किया। पब्लिक ने जितना अप्लाई किया था हमने 2/3 अलॉटमेंट किया। पब्लिक ने जितना अप्लाई किया था हमने 2/3 अलॉटमेंट किया। पब्लिक ने जितना अप्लाई किया था हमने 2/3 अलॉटमेंट किया। हाँ, दैट मीन्स देखो भैया, दैट मीन्स देखो भैया, पब्लिक ने अप्लाई किया था, पब्लिक ने अप्लाई किया था, कैटेगरी टू वाले का बात कर रहा हूँ। पब्लिक ने अप्लाई किया था, हाँ, पब्लिक ने कुछ अप्लाई किया होगा, हम लोगों ने उसका 2/3 शेयर दिया, तो जाके फाइनली हम उनको 1,60,000 शेयर पकड़ा रहे। आप लोग मेरा कहना समझ पा रहे हो। भैया पब्लिक ने कुछ अप्लाई किया होगा जिसमें से 2/3 हमने उनको पकड़ा दिया। हम बोले भाई हम लोग आपको पूरा तो नहीं दे पाएंगे, आप 2/3 रख लो। तो जाके हम लोगों ने फाइनली उनको कितना दिया, 1,60,000 शेयर, है ना। पब्लिक ने कुछ अप्लाई किया था, उन्होंने जितना अप्लाई किया हम उनको पूरा तो शेयर नहीं दे पाएंगे, तो हमने उनको कितना पकड़ा दिया, 2/3 पकड़ा दिया। तो जाके 1,60,000 हमने उनको दिया, है ना। तो भैया तो पब्लिक ने अप्लाई कितना किया, आप कैसे निकालोगे, अप्लाई इक्वल टू 1,60,000, ये यहाँ 2/3 है, यहाँ जाके 3/2 बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो पब्लिक ने अप्लाई किया था 2,40,000 शेयर के लिए। आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हो भैया। कैटेगरी टू वाले में पब्लिक ने अप्लाई किया था 2,40,000 शेयर के लिए, कैटेगरी टू के लिए पब्लिक ने अप्लाई किया था 2,40,000 शेयर के लिए। तो जाके उनको 1,60,000 शेयर मिल रहा है। आप लोग समझ पा रहे हो भैया। पब्लिक ने कुछ अप्लाई किया होगा जिसका 2/3 आप उनको पकड़ाते हो, तो जाके 1,60,000 शेयर आप उनको दे रहे हो। तो अल्टीमेट पब्लिक ने अप्लाई कितना किया, आप ऐसा मैथमेटिकली कैलकुलेशन करते हो,
जिसमें यहाँ 2/3 है तो यहाँ जाके 3/2 बन जाता है। अल्टीमेट में पब्लिक ने 2,40,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, तो जाके आप उनको 1,60 देते हो। ठीक है। और भैया कैटेगरी 3 वाले का बता दो। भैया बोल रहा है कैटेगरी 3 वाले में पब्लिक ने कुछ अप्लाई किया होगा, उसमें हम उनको 1/4 शेयर पकड़ाते हैं। कितना पकड़ाते हैं? 1/4 देते हैं। तो जाके हम उनको 2,000 शेयर दिए, तो जाके हम उनको कितना अलॉट किए? 2,000। तो भैया इन्होंने अप्लाई कितना किया? भैया 2,000। और ये 1/4 है, यहाँ जाके 4/1 बन जाएगा। मतलब भैया कैटेगरी 3 वाले ने टोटल 8,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था। भैया कैटेगरी 1 वाले तो 38,000 शेयर के लिए अप्लाई करते हैं। कैटेगरी 2 वाले तो 2,40,000 शेयर के लिए अप्लाई करते हैं। कैटेगरी 3 वाले तो 8,000 शेयर के लिए अप्लाई करते हैं। कौन कौन मेरा इस बात से क्लियर है? भैया क्वेश्चन हमें अलॉटेड का डिटेल दे के रखा है, हमें अगर अप्लाई पता चल गया तब तो भैया क्वेश्चन एकदम मक्खन है, कुछ नहीं है एकदम। समझे बात? इतना आप लोग को बस समझ आया? भैया जो 38,000 के लिए अप्लाई कर, जिसको 38,000 अलॉट हुआ है, अलॉट मतलब मिला है, उनका फुल अलॉटमेंट हुआ है, दैट मीन्स उन्होंने अप्लाई भी 38 का किया, उनको मिला भी 38। फिर भैया बोलता है जिनको 1,60 मिला ना, हाँ उनको उनको 230 मिला, दैट मीन्स उन्होंने कुछ अप्लाई किया होगा, उनको 230 मिला, रिजल्ट 1,60,000 आया। तो बात है उन्होंने अप्लाई कितना किया देखो ना, उन्होंने 2,40,000 शेयर के लिए अप्लाई किया बट उनको 1,60 मिला। इन्होंने 8,000 शेयर के लिए अप्लाई किया बट इनको 2,000 शेयर ही मिला। इतना क्लियर हो? इतना क्लियर हो? अब भैया एक और आपका कैटेगरी है, एक और आपका क्या कैटेगरी है? हो रहा है कैश अमाउंटिंग टू 31,000 बिंग एप्लीकेशन मनी विथ 31,000 शेयर अपॉन विच नो अलॉटमेंट मेड। भैया एक और कैटेगरी है जिसका कोई अलॉटमेंट ही नहीं हुआ। एक और कैटेगरी है जिसका कोई अलॉटमेंट ही नहीं हुआ, मतलब उन्होंने कुछ तो अप्लाई किया था। कितना अप्लाई किया था भैया? कितना अप्लाई किया था? 31,000 शेयर का। पूरा 31,000 शेयर है जिनका कोई अलॉटमेंट ही नहीं हुआ। इनको तो भैया हमने रिफंड ही कर दिया, इनको हमने क्या कर दिया? हमने रिटर्न कर दिया, जिनका कोई अलॉटमेंट ही नहीं हुआ। तो टोटल देखो ना, टोटल आपके पास एप्लीकेशन कितना आया था भैया? 38,000 शेयर के लिए आया था, 2,40,000 शेयर के लिए आया था, 8,000 शेयर के लिए आया था, 31,000 शेयर के लिए आया था। टोटल आपके पास 3,17,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आया था, है ना? हम लोग तो शुरुआत में यही बोले, हाँ भैया 3,17,000 के लिए एप्लीकेशन आया, आपने इशू किया था 2 लाख। देखो 3,17,000 हम लोग कैलकुलेशन करके निकाल लिए, जिसमें से पब्लिक को अलॉट हुए हैं 2 लाख शेयर। आप लोग कौन कौन क्लियर हो इतना बात से? मेरा इतना बात से कौन कौन क्लियर हो? हाँ, हम लोगों ने निकाल लिया कैटेगरी 1 वाले ने कितना, 2 वाले ने कितना, 3 वाले ने कितना। निकाल लिए भैया, निकाल लिए एकदम। चलो, इतना आप लोग को क्लियर है? ये 3 लाख से ये आपको 31 समझ आया? पूरा 31,000 रुपया, ब्रैकेट को एक बार छोड़ो, कैश अमाउंटिंग टू 31,000 हमने रिटर्न कर दिया। रिटर्न मतलब रिफंड कर दिया। क्यों रिफंड किया? आप भीतर में पढ़ो। क्योंकि एप्लीकेशन मनी उन्होंने दिया था 31,000 शेयर का, जिसका कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ। 31,000 शेयर का हमें एप्लीकेशन मनी आया था जिसका कोई अलॉटमेंट ही नहीं हुआ, हमने रिफंड कर दिया। तो भैया उन्हें अप्लाई तो किया था, उन्होंने अप्लाई तो किया था, तो आप एक बार ऐसे भी लिख दो। ठीक है? ठीक है, आप लोग ये कैलकुलेशन समझ पाए? हाँ, कैलकुलेशन समझ पाए इतना? अब चलो, अब देखते हैं अब हम लोग का क्या है। अब हम लोग एक तो चार्ट बना लेते हैं। हम लोग का एक शेयर का दाम कितना है? हम लोग का पर शेयर का दाम कितना है भैया? हम लोग का पर शेयर का दाम 10 रुपया है, प्लस 2 रुपया प्रीमियम का। हमारा इस तरह है, पर शेयर का दाम हमारा 10 रुपया है, जिसमें से भैया 2 रुपया प्रीमियम का है। हाँ, जिसमें से हम एप्लीकेशन में लेते हैं 1 रुपया। हम लोग एप्लीकेशन में कितना रुपया लेते हैं? हम लोग एप्लीकेशन में लेते हैं 1 रुपया। हाँ, अलॉटमेंट में लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन आएगा तो आराम से आपका 12-15 नंबर का आएगा। अलॉटमेंट में हम सबसे कितना लेते हैं भैया? अलॉटमेंट में हम लेते हैं 3 रुपया, जिसमें 2 रुपया तो प्रीमियम है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और भैया फर्स्ट कॉल में हम लोग लेते हैं 4 रुपया। फर्स्ट कॉल में हम लोग लेते हैं 4 रुपया। और फाइनल कॉल में कितना लेते हैं? फाइनल कॉल में भी हम लोग लेते हैं 4 रुपया। तो इस तरह हमने लिया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्या कोई शेयर होल्डर ने फेल किया कि नहीं किया। यहाँ पहले देख लो, थोड़ा अलॉटमेंट इन फुल, जो फर्स्ट कैटेगरी वाले हैं ना, जो फर्स्ट कैटेगरी वाले हैं, जो फर्स्ट कैटेगरी वाले शेयर होल्डर है, उनमें से 2 एप्लीकेशन है। हाँ, जो पेड इन फुल ऑन अलॉटमेंट, मतलब वो क्या करते हैं, पूरा रुपया आपको अलॉटमेंट में ही दे जाते हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी वाले शेयर होल्डर है, वो क्या करते हैं, 2 ऐसे एप्लीकेंट है जो लोग 4-4 हजार शेयर करके रखे थे, है ना? मतलब 8,000 शेयर रख के रखे थे। 2 ऐसे एप्लीकेंट है जिन्होंने 8,000 शेयर रख के रखा था। उन्होंने क्या किया,
पेड इन फुल एन अलॉटमेंट, मैंने उन्होंने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल का रुपया भी अलॉटमेंट में दे दिया, फाइनल कॉल का मनी भी अलॉटमेंट में दे दिया। क्वेश्चन तो हमें यही कहना चाह रहा है कि दो एप्लीकेंट थे जिन्होंने पूरा रुपया आपको अलॉटमेंट में ही आके दे दिया, वो बोले, और उन्होंने उन लोग कितना कितना रखते थे, 4,000 शेयर ईच, एक जन 4,000 रखा, एक जन 4,000, मतलब टोटल आउट 8,000 शेयर का रुपया वो आपको आके अलॉटमेंट में ही दे जाते हैं। ठीक है भैया, ठीक है भैया, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे क्या बोल रहा है, द अमाउंट वेयर ड्यू रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट विद एक्सेप्शन ऑफ फाइनल कॉल ऑन 100 शेयर। अच्छा, हो रहा है एक और 100 शेयर वाले थे, एक और 100 शेयर वाले थे जिन्होंने फाइनल कॉल में फेल कर दिया, एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, फर्स्ट कॉल दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया। एक और 100 रुपया वाले थे भैया जिन्होंने फाइनल कॉल में फेल कर दिया, जिन्होंने फाइनल कॉल में फेल कर गया, ठीक है, उनका शेयर हमने फॉरफिट कर लिया, फॉरफिट करने के बाद री इशू कर दिया। ठीक है भैया, ठीक है भैया। भैया एज सच मुझे लगता है कि क्वेश्चन हमारा ज्यादा ज्यादा कैलकुलेशन हमें नहीं करा रहा, क्वेश्चन हमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करा रहा। क्यों देखो, क्यों देखो ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करा रहा, क्वेश्चन हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाता, क्वेश्चन हमारा कॉम्प्लेक्स उस स्टेज में बन जाता, कब बन जाता, जब हम, देखो ना, कैटेगरी 2 वाले ने ज्यादा शेयर के लिए अप्लाई किया, लेकिन हमने तो उनको रिफंड नहीं किया, हम तो रिफंड खाली इस वाले को कर रहे हैं, है ना, जो 31,000 रुपया रिफंड कर रहे हैं। भैया हमारा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स तब बनता जब हम इनसे एडवांस लिए होते और हम इनको कहते कि भाई तुम्हारा एडवांस हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, लेकिन भाई ने तो अलॉटमेंट ही फेल कर दिया, है ना। हमारा क्वेश्चन भैया कॉम्प्लेक्स तब बन जाता जब हम इन भाई साहब से एडवांस लेते और हम इनसे ये कहते कि भाई तुम्हारा एडवांस हम अलॉटमेंट में जाके एडजस्ट करेंगे, लेकिन हमारे भाई ने तो अलॉटमेंट ही फेल कर दिया, तो भैया हमारा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स बन जाता, क्योंकि भैया उस केस में हमें कॉल्स इन एरियर एकदम एग्जैक्ट निकालना पड़ता एडवांस एडजस्ट करके। लेकिन भैया, लेकिन भैया ये जो कैटेगरी वाले हैं इन्होंने एडवांस दिया, अलॉटमेंट में एडजस्ट भी हो गया, और भाई देखो ना अलॉटमेंट में कोई भी मेरा फेल करने वाला नहीं है, एक भी पार्टी मेरा अलॉटमेंट में फेल करने वाला नहीं है। याद रखना, हमें लास्ट दिन की तरह कैलकुलेशन तब करना पड़ेगा जब मेरा कोई पार्टी अलॉटमेंट फेल कर दे और एडवांस हमारा अलॉटमेंट में ही एडजस्ट हो रहा हो। अगर मेरा एडवांस अलॉटमेंट में ही एडजस्ट हो रहा है और पार्टी अलॉटमेंट फेल नहीं है, देन वो क्वेश्चन मेरा सिंपल है, देन वो क्वेश्चन मेरा सिंपल है। आई थिंक अब हम लोग को जर्नल एंट्री मार लेना चाहिए, आई थिंक अब हम लोग को जर्नल एंट्री मार लेना चाहिए। ठीक है, जर्नल एंट्री मार लेना चाहिए। चलो जर्नल एंट्री में सबसे पहले मेरे को बैंक में रुपया मिला, बैंक में रुपया मिला, मैं नरेशन नहीं लिखूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, है ना। भैया जब मेरे को एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, जब मेरे को एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ, तो भैया एप्लीकेशन के टाइम तो पूरा पूरी 3,17,000 शेयर का मिल गया होगा, कितना रुपया करके, कितना रुपया करके भैया, एप्लीकेशन का 1 रुपया करके। हाँ भैया 3,17,000 शेयर का 1 रुपया करके आपको मिल तो गया, 3,17,000 शेयर का 1 रुपया करके आपको मिल तो गया, तो भैया कितना हो गया, 3,17,000 रुपया आपको आया, है ना। लेकिन भैया, लेकिन भैया क्वेश्चन ही ने हमें कहा था 31,000 शेयर वाले को आप रिफंड कर दो, ये जिनको कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है ना, नो अलॉटमेंट 31,000 शेयर, इनको रिफंड कर दो, रिफंड करके पहले इनको गेम से हटाओ। तो चलो भैया रिफंड करने का एंट्री तो हमारा सिंपल है, हम लोग तो उल्टा एंट्री मारते हैं, मार लेते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। हम लोग 31,000 शेयर वाले को रिफंड कर दिए ना, 1 रुपया करके 31,000 होता है। ठीक है भैया, रिफंड कर दिए। हाँ, अब बचा कुची का भैया क्या कर दो, शेयर ट्रांसफर कर दो, बचा कुची का क्या कर दो, ट्रांसफर कर दो। तो हमारा एंट्री क्या होगा, कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं ना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन भैया एक बात बता दो, आप पूरे रुपया का आप कैपिटल थोड़ी बना सकते हो, कुछ रुपया तो आपने एप्लीकेशन में एडवांस भी लेके रखा है, और वो एडवांस को आप कहाँ जाके एडजस्ट करोगे। हाँ भैया, मैंने बोला कि वो एडवांस को मैं अलॉटमेंट में जाके एडजस्ट करूंगा। भैया आप तो एडवांस भी लेके रखे हो, एडवांस को कहाँ जाके एडजस्ट करोगे, मैंने कहा वो एडवांस मैंने अलॉटमेंट में जाके एडजस्ट करूंगा, तो भैया कर दो ना, कर दो ना। चलो एडवांस को हम लोग अलॉटमेंट में जाके एडजस्ट कर देते हैं,
पहले बता दो मेरे एप्लीकेशन में कितना रुपया बचा है। भैया 3,17,000 एप्लीकेशन में था, लेकिन मैंने 31 तो इंस्टेंट रिफंड कर दिया। तो भैया मेरे एप्लीकेशन के नाम पे 2,86,000 पड़ा है ना। लेकिन भैया जब मैं कैपिटल बनाऊंगा, मेरे कंपनी ने तो 2 लाख शेयर ही इशू किया है ना। मैं तो 2 लाख शेयर का 1 रुपया करके मैं 2 लाख से ज्यादा का कैपिटल नहीं बना पाऊंगा। एप्लीकेशन के टाइम मेरे कंपनी ने तो 2 लाख शेयर ही इशू किया, तो मैं उससे ज्यादा का कैपिटल कैसे बना दूं। बचा कुछ ही 86,000 आप कहाँ एडजस्ट करोगे भैया, अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे। ठीक है, अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे। ठीक है भैया। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है भैया, हम लोग अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री पास कर देते हैं। यहाँ एप्लीकेशन मेरा खत्म, अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री पास कर देते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन भैया अलॉटमेंट के टाइम प्रीमियम भी है, आप लोग वो मत भूल जाना। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। भैया जो भी एडजस्ट करेंगे वो तो हम लोग रुपया रिसीव करते टाइम एडजस्ट करेंगे ना। जो भी मेरा एडजस्ट करने का बात रहेगा वो अभी थोड़ी करेंगे, वो तो रुपया रिसीव करते टाइम करेंगे। अभी तो आप जैसा एंट्री मारते हो मार दो। तो बताओ मेरी कंपनी ने 2 लाख शेयर इशू किया था। हाँ, और अलॉटमेंट में प्रीमियम का दाम कितना है, प्रीमियम का दाम कितना भैया, प्रीमियम है 2 रुपया का और शेयर का दाम है 1 रुपया। भैया प्रीमियम है 2 रुपया का और शेयर कितने का है भैया, शेयर है शेयर है 2 लाख का, 2 लाख शेयर का 1 रुपया करके, है ना। तो टोटल मेरे को अलॉटमेंट में 2 लाख इंटू तीन लाख रुपया मिलेगा। सॉरी 6 लाख रुपया मिलेगा, जिसमें से 2 लाख रुपया शेयर का रहेगा और 4 लाख रुपया प्रीमियम का रहेगा। ठीक है। लेकिन भैया अब बारी आया मेरे को अलॉटमेंट मनी रिसीव करने का। देख लो अलॉटमेंट में क्या किसी ने फेल किया, भैया किसी ने फेल नहीं किया, लेकिन अलॉटमेंट में एक शेयर होल्डर थे जो फर्स्ट कॉल का भी रुपया दे दिए, फाइनल कॉल का भी रुपया दे दिए। ठीक है। चलो अब बारी आई अलॉटमेंट मनी रिसीव करने का। तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ, लेकिन आप लोग भूल मत जाओ, आपको सारा रुपया बैंक में नहीं मिलेगा, आपको कुछ रुपया एडवांस लिया हुआ है। जब भी हम लोग एडवांस लेते हैं, हम लोग एप्लीकेशन के टाइम टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट किए ना, तो अब अलॉटमेंट के टाइम हमको क्या करना है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करना है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करना है, ये नहीं भूले ना, ये नहीं भूले हो ना। हम्म। जब भी हम लोग एडवांस लेते हैं तो हम लोग एप्लीकेशन के टाइम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मार दिए, तो अब अलॉटमेंट के टाइम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन करना है। वहां किए थे क्रेडिट, यहाँ करेंगे डेबिट, एडजस्ट हो जाएगा, है ना। और भैया कुछ कॉल सीन एरियर है नहीं, होता तो हम लोग कर देते। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन भैया एक बात याद रखो, एक बंदे ने मुझे एडवांस में रुपया दिया है, कॉल सीन एडवांस। एक बंदे ने मुझे कॉल सीन एडवांस एडवांस में रुपया दिया है ना। अब भैया कभी भी कोई अगर मुझे एडवांस में रुपया देता है तो वो मेरा एक टाइप का लायबिलिटी होता है। इसीलिए भैया लायबिलिटी को हम लोग क्या कर दिए, क्रेडिट कर दिए, है ना। कोई भी अगर एडवांस देता है तो मेरा लायबिलिटी हो जाता है। पहले चलो हम लोग देख रहे थे एडवांस उन्होंने कितना दिया। भैया वो 8,000 शेयर होल्ड करता था और वो मुझे 4 और 4, 8,000 शेयर का 8 रुपया तो एडवांस में दे दिया। 8,000 शेयर का 8 रुपया करके तो मुझे एडवांस में दे दिया, मतलब 64,000 रुपया तो भैया वो मुझे एडवांस में दे दिया। ठीक है। अब बताओ एडजस्ट कितना करोगे आप, एडजस्ट कितना करोगे भैया, 86,000 रुपया एडजस्ट करने का बात है। चलो 86,000 भी आप एडजस्ट कर दो। भैया अलॉटमेंट का किसी ने फेल नहीं किया तो आपको अलॉटमेंट में टोटल 6 लाख रुपया मिलने का बात था। चलो 6 लाख रुपया कर दो। भैया बचा कुछ ही रुपया मेरे बैंक में आ गया होगा, कितना आ गया होगा, 6 लाख प्लस 64,000 माइनस में 86,000। जस्ट टोटल क्रेडिट किया, उसमें से डेबिट को हटाया, बचा कुछ ही 5,76,000 रुपया, 5,78,000 रुपया मेरे बैंक में आ गया होगा। कौन कौन इससे क्लियर है भैया। उन्होंने एडवांस कितना दे दिया भैया, उन्होंने फर्स्ट कॉल का 4 रुपया दे दिया, फाइनल कॉल का 4 रुपया दे दिया, मतलब उन्होंने 8 रुपया दे दिया। और वो 8,000 शेयर होल्ड करता था, 64,000 एडवांस में दे दिया। अलॉटेंट मुझे 6 लाख मिलने वाला था, लेकिन भैया 86,000 तो एडवांस पड़ा है जो कि मैं अभी एडजस्ट किया, बचा कुछ ही मेरे बैंक में आ गया। सिंपल सी एंट्री, सिंपल सी एंट्री। कौन कौन क्लियर है, ठीक है, कौन कौन क्लियर है, ठीक है। अब भैया नेक्स्ट हमारा क्या है भैया, फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल फर्स्ट कॉल को आप व्यू करो, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट।
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये है हमारा फर्स्ट कॉल का ड्यू एंट्री। भैया फर्स्ट कॉल को कितने से ड्यू करोगे? भैया मेरे कंपनी में कितना शेयर है, 2 लाख शेयर है, और फर्स्ट कॉल का कितना रुपया करके है भैया? फर्स्ट कॉल का 4 रुपया करके है, 8 लाख रुपया से ड्यू कर दो। अब भैया बारी आई फर्स्ट कॉल रिसीव करने का। क्या फर्स्ट कॉल में किसी ने फेल किया? नहीं भैया, किसी ने फेल नहीं किया है। बस याद रखना, फर्स्ट कॉल के टाइम आपको एक शेयर होल्डर रुपया नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उन्होंने तो अलॉटमेंट के टाइम आपको दे दिया था, उन्होंने तो अलॉटमेंट के टाइम दे दिया था। तो चलो जनरल एंट्री मारते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। भैया बैंक में मुझे रुपया आया, हाँ, लेकिन एक शेयर होल्डर इसीलिए रुपया नहीं देगा क्योंकि वो अलॉटमेंट में दे दिया था। तभी देखो हम लोग अलॉटमेंट के टाइम कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट कर रहे थे, अब यहाँ कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर देंगे, है ना। एक शेयर होल्डर इसीलिए नहीं देगा क्योंकि वो अलॉटमेंट में मुझे रुपया दे दिया था, इसीलिए हम लोग एक बार किए कॉल्स इन एडवांस को क्रेडिट, तो अब कर देंगे कॉल्स इन एडवांस को डेबिट, है ना, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। भैया देखिए, अगर सब कुछ ठीक रहता तो मुझे फर्स्ट कॉल में पूरा पूरी 8 लाख रुपया मिल जाता। अगर सब कुछ ठीक रहता तो एक मुझे फर्स्ट कॉल में 8 लाख रुपया मिल जाता। लेकिन एक शेयर होल्डर था जो 8,000 शेयर होल्ड कर रहा था, वो मुझे 4 रुपया करके, दैट मीन्स 32,000 रुपया तो मुझे अलॉटमेंट में ही दे दिया फर्स्ट कॉल का। चार इसलिए लिखा हूँ क्योंकि फर्स्ट कॉल का तो 4 ही रुपया था, वो शेयर होल्डर ने तो 32,000 रुपया मुझे अलॉटमेंट में ही दे दिया। तभी तो देखो मैंने अलॉटमेंट में लाइबिलिटी खड़ा कराया था, अब मैं उसको डेबिट करके खत्म कर रहा हूँ। भैया बचा कुछ ही रुपया मेरे बैंक में आ गया होगा। 8 लाख में 32,000 रुपया नहीं मिलेगा क्योंकि वो पहले ही मिल गया। तो बचा कुछ ही भैया कितना है, 7,68,000 रुपया मेरे बैंक में आ गया होगा। ठीक है। अब भैया सेम टू सेम फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री पास कर दो, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना भैया? फाइनल कॉल में भी मेरे पास कितना शेयर है, 2 लाख शेयर है ना, कंपनी तो 2 लाख ही शेयर इशू की है। फाइनल कॉल का 4 रुपया करके, मतलब फाइनल कॉल में भी कंपनी को मिलेगा 8 लाख रुपया, 8 लाख रुपया। अब भैया बारी आई फाइनल कॉल का रुपया रिसीव करने का। क्या देखो ना, क्या किसी शेयर होल्डर ने फेल किया? हाँ भैया, फाइनल कॉल में दो चीज है, एक शेयर होल्डर जो 100 शेयर होल्ड कर रहा था वो फेल कर गया, और एक शेयर होल्डर जो 8,000 शेयर होल्ड कर रहा था वो मुझे इसीलिए रुपया नहीं देगा क्योंकि उन्होंने तो एडवांस दे दिया। ठीक है। तो चलो फाइनल कॉल में मैं एंट्री क्या मारूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट। लेकिन भैया एक शेयर होल्डर मुझे इसीलिए नहीं देगा क्योंकि वो अलॉटमेंट के टाइम ही दे दिया था, तो यहाँ पर एडजस्ट करो। आप अलॉटमेंट के टाइम अपना लाइबिलिटी क्रिएट किए थे कॉल्स इन एडवांस नाम का, उसको एडजस्ट करो। और भैया एक शेयर होल्डर इसीलिए नहीं देगा क्योंकि उन्होंने तो फेल कर दिया, कॉल्स इन एरियर कर दिया, है ना। तो चलो कॉल्स इन एरियर को भी मैंने डेबिट कर दिया, बचा कुछ ही रुपया, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। भैया देखो, अगर सब कुछ ठीक रहता, अगर सब कुछ ठीक रहता तो मुझे फाइनल कॉल में 8 लाख रुपया मिल जाता। मुझे फाइनल कॉल में कितना रुपया मिल जाता, 8 लाख। लेकिन भैया एक शेयर होल्डर था जो 100 शेयर होल्ड कर रहा था, वो फाइनल कॉल का 4 रुपया करके तो मुझे नहीं दिया, है ना, मुझे नहीं दिया। ठीक है। और भैया ये जो शेयर होल्डर है जो 8,000 शेयर होल्ड कर रहा था, वो मुझे 4 रुपया करके इसलिए नहीं देगा क्योंकि वो अलॉटमेंट में दे दिया था, है ना, अलॉटमेंट में दे दिया था। तो बचा कुछ ही रुपया मेरे बैंक में आ गया होगा। 8 लाख में से 400 रुपया नहीं मिलेगा, माइनस 32,000 नहीं मिलेगा, तो भैया मुझे बैंक में कितना मिलेगा, 767,600 रुपया मेरे को बैंक में मिलेगा। कौन कौन ये एंट्री से क्लियर है? कौन कौन ये एंट्री से क्लियर? ठीक है भैया, ये एंट्री से आप लोग एकदम क्लियर हो, एकदम क्लियर हो। ठीक है। तभी देखो, अलॉटमेंट के टाइम आपने क्या किया, 64,000 का लाइबिलिटी खड़ा किया। अलॉटमेंट के टाइम आपने क्रेडिट मारा 64,000 का, फिर आप 64 में से 32 का डेबिट यहाँ मार देते हो और 32 का डेबिट यहाँ मार देते हो, अल्टीमेट में आपका 64 का क्रेडिट हुआ, 64 का डेबिट हुआ, डील इफेक्ट पड़ गया। तो एंट्री समझ पा रहे हो, जिस टाइम आपको एडवांस मिला उस टाइम लाइबिलिटी खड़ा करो, जब जब आपका वो लाइबिलिटी एडजस्ट होता गया तब तक अपना लाइबिलिटी को डेबिट करके खत्म करते जाओ। प्रोसेस समझ गए? तो भैया ये तो सब एंट्री हो गया, ये तो सब एंट्री हो गया ना, हो गया ना। अब भैया नेक्स्ट बारी क्या है, नेक्स्ट बारी क्या है, जिन्होंने भैया एडवांस दिया, हाँ भैया, नेक्स्ट बारी क्या है भैया, जिन्होंने फेल किया उसका शेयर को हमें फॉरफीचर करना है। जिन्होंने भैया फेल किया उनके शेयर को हमको क्या करना है भैया, फॉरफीचर।
जब्त करना है, चलो जब्त तो कर लेंगे बाद में। लेकिन आप भूल गए कि एक पर्सन ने हमें एडवांस दे के रखा है, ये एक पर्सन ने हमें पूरा रुपया अलॉटमेंट में ही दे दिया, तो आप ये भाई साहब को इंटरेस्ट नहीं दोगे? अब भैया इंटरेस्ट तो हमें देना पड़ेगा। हाँ, कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट रेट क्या है बोलो तो? भैया दो इंटरेस्ट रेट हम लोग पढ़े थे टेबल एफ में। टेबल एफ में हम लोग दो इंटरेस्ट रेट पढ़े थे। अगर कंपनी एडवांस में रुपया लेती है तो कंपनी आप 12% इंटरेस्ट पे करना। लेकिन कंपनी, अगर कोई पर्सन कॉल्स इन एरियर फेल कर देता है और अगर वो बाद में रिपेमेंट के लिए तैयार है तो कंपनी आप उससे 10% से ज्यादा इंटरेस्ट मत चार्ज करना। मतलब, तो हम लोग के भाई ने देखो अलॉटमेंट कब हुआ भैया? अलॉटमेंट के अलॉटमेंट के 3 महीने बाद फर्स्ट कॉल होता है और फर्स्ट कॉल के 3 महीने बाद फाइनल कॉल होता है, ठीक है? मतलब देखो, पहले होता है अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के 3 महीने बाद फर्स्ट कॉल होता है, और भैया फर्स्ट कॉल के भी 3 महीने बाद फाइनल कॉल होता है। क्वेश्चन ने हमें डेटा देके रखा है, बाद फाइनल कॉल होता है, ठीक है? तो बताओ ना। हाँ, और भैया मेरा एक शेयर होल्डर था जो कि 8,000 करके 4 रुपया, दैट मीन्स 32,000 रुपया। हाँ, और ये वाला 8,000 शेयर का फाइनल कॉल का 4 रुपया करके, दैट मीन्स 32,000 रुपया, वो मुझे पूरा रुपया अलॉटमेंट में ही दे दिया, मुझे अलॉटमेंट में ही दे दिया। तो बताओ हम लोग इसका इंटरेस्ट रेट क्या निकालेंगे? हाँ, हाँ, तो बताओ हम लोग इसका इंटरेस्ट रेट क्या निकालेंगे? चलो भैया इसका इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करो, समझ रहे हो ये बात? तो भैया बताओ हम लोग इसका इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? भैया सबसे पहले वो मुझे सारा रुपया कहाँ दे देता है? अलॉटमेंट में दे देता है। मतलब फर्स्ट कॉल का वो मुझे कितना रुपया दे दिया भैया? 32,000 रुपया का 12% वो मुझे 3 महीने पहले ही दे दिया। तो इंटू 3/12, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं, ये तो ये हो गया। फिर भैया अब आओ फाइनल कॉल का। फाइनल कॉल का भी कितना रुपया था? 32,000। 32,000 रुपए का 12% वो मुझे कब दे देता है? 3 3 6 महीने पहले ही दे देता है। तो इंटू 6/12 लोग समझ पा रहे हो? हाँ, इंटू 6/12, तो इनका टोटल इंटरेस्ट कितना निकला, समझ पा रहे हो? एक तो 32,000 रुपया तो मुझे 3 महीने पहले ही अलॉटमेंट में दे दिया, और एक 32,000 तो मुझे 6 महीना पहले अलॉटमेंट में दिया। तो टोटल मेरा इंटरेस्ट निकल जाएगा। और ये इंटरेस्ट कौन देगा? कंपनी देगा उनको, क्योंकि शेयर होल्डर ने आपको एडवांस पे किया ना। 32,000 रुपए का 12% इंटू 3/12, भैया इसमें होता है 960 रुपया। और भैया 32,000 का 12% टू 6/12, भैया इसमें होता है 1,920 रुपया। तो टोटल कंपनी उसको कितना इंटरेस्ट पे करेगी? 960 प्लस में 1,920, कंपनी उसको 2,880 रुपया पे करेगी इंटरेस्ट। कंपनी उस शेयर होल्डर को कितना पे करेगी? 2,880 रुपया इंटरेस्ट पे करेगी। चलो ना इंटरेस्ट पे करा देते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट करा देते हैं, 2,880 रुपया पे करेगी ना कंपनी। तो भैया हमारे इंटरेस्ट का क्या जनरल एंट्री होगा बता दो तो? इंटरेस्ट का क्या होगा भैया? इंटरेस्ट कंपनी के लिए खर्चा है ना, इंटरेस्ट कंपनी के लिए खर्चा है ना, खर्चा तो कंपनी के लिए डेबिट होता है। क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, क्या एंट्री मारेंगे? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। कंपनी कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट दे रही है, डेबिट। और किसको दे रही है? कोई शेयर होल्डर XYZ अगर नाम दिया रहता तो नाम के नाम में कर देते। कितना दे रही है? 2,880, है ना? कैलकुलेशन समझ गए? भैया लास्ट में क्या करेंगे? शेयर होल्डर को बैंक में पे कर देंगे, वो शेयर होल्डर को हम लोग बैंक में पे कर देंगे। समझे? क्वेश्चन ही ने कहा था टू बैंक अकाउंट। 2,880 रुपया देखो हमने उनको इंटरेस्ट दे दिया। क्वेश्चन ही ने कहा था कि दो शेयर होल्डर थे जो कि एडवांस में ही मुझे रुपया दे दिए थे, जो कि मुझे एडवांस में ही रुपया दे देते हैं, तो मैंने उनको इंटरेस्ट भी पेमेंट कर दिया। मैंने उनको कितना दे दिया भैया? इंटरेस्ट पेमेंट कर दिया, ठीक है? चलो हमने तो उनको इंटरेस्ट पे कर दिया, आपका पता नहीं सॉल्यूशन में इंटरेस्ट पेमेंट नहीं दिखाया है, लेकिन हम लोग ये डीम्ड मान के चलते हैं कि भैया क्वेश्चन बोले या ना बोले, अगर कोई भी एडवांस में दे रहा है तो भैया इंटरेस्ट तो लगेगा। अब आपके मन में आएगा भैया जो कॉल इन एरियर किया उसमें इंटरेस्ट नहीं लगाओगे? अरे कॉल इन एरियर वाले पे हम लोग इंटरेस्ट तब ना लगाएंगे जब वो शेयर होल्डर मुझे रुपया देने आएगा। अगर वो मुझे रुपया ही देने नहीं आ रहा तो मैं कैसे इंटरेस्ट लगा दूं? और सही में वो रुपया देने नहीं आया, क्योंकि क्वेश्चन बोलता है
उनके शेयर को फॉरफिट कर लो, उनके शेयर को जब्त कर लो। चलो जब्त का एंट्री मारते हैं फॉरफीचर का, क्या होता है? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। फॉरफीचर का एंट्री है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, है ना। बताओ तो, बताओ तो, जो मेरा शेयर होल्डर था, 100 शेयर लेके रखा था, मैं उसका क्या क्या जब्त करूंगा? आप बोलोगे भैया एक तीन तीन, और इधर चार सात, एक दो तीन चार पाँच छह सात, भैया 8 रुपया जब्त कर लो। लेकिन मैंने आपको कल बताया था, जिसके वजह से कल हम लोग का लास्ट सम गलती भी हुआ था, मैंने इग्नोर कर दिया था। भैया अलॉटमेंट को हम लोग कभी भी जब्त नहीं कर सकते। मेरे शेयर होल्डर ने अगर अलॉटमेंट का पे कर दिया है तो हम लोग उसको तो जब्त नहीं कर सकते। हाँ लेकिन भैया अगर शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट पे नहीं किया होता, प्रीमियम पे नहीं किया होता, तो भैया हम लोग कॉल सिनेरियर में दिखाते। लेकिन इन्होंने तो प्रीमियम पे कर दिया है, हम लोग प्रीमियम को जब्त नहीं कर सकते। हम लोग जब्त कितना करेंगे पता है? 4 5 6 रुपया जब्त करेंगे। 4 रुपया कॉल में जाएगा। 6 रुपया जब्त करोगे, आप 100 शेयर का 6 रुपया करके जब्त करोगे, और 100 शेयर का 4 रुपया करके उन्होंने फेल किया। मतलब 400 का फेल किया, 600 रुपया आप जब्त कर लो, 1000 रुपया आपका ये। ठीक है, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ने बोला इन्होंने री इशू कर दिया 9 रुपया करके, मतलब 10 रुपया का शेयर को 9 रुपया में दे रहे हो, मतलब 1 रुपया का डिस्काउंट में दे रहे हो। भैया डिस्काउंट कंपनी के लिए लॉस नहीं है, कंपनी तो फॉरफीचर से एडजस्ट कर लेगा, हम लोग जानते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये री इशू का एंट्री है ना। भैया बताओ तो कंपनी कितना शेयर इशू कर रहा है? भैया जो 100 शेयर जब्त किया कंपनी वही इशू कर रहा है। कितना? एक शेयर का दाम था 10, लेकिन भैया कंपनी तो 9 रुपया में ले रही है। कंपनी तो ये शेयर 9 रुपया में इशू कर रहा है। बोले बचा 1 रुपया का टेंशन मत लो, कंपनी अपने शेयर फॉर फीचर से एडजस्ट कर लेगी। कंपनी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट वहां से एडजस्ट कर लेगी। 1 रुपया कंपनी 100 शेयर का 1 रुपया वहां से एडजस्ट कर लेगी। 900, 100, 1000। भैया फाइनल हमारा क्या होता है? जो भी शेयर फॉर फीचर में आपका बैलेंस बचा है उसको कैपिटल रिजर्व बना दो। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, टू कैपिटल रिजर्व। फाइनल क्या होता है भैया? शेयर फॉर फीचर को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, चलो कर देता हूँ। लेकिन भैया अब एक बात याद रखो, एक बात याद रखो, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते टाइम आप ये देख लेना, आपने जितना जब्त किया क्या आपने उतना ही रीइशू किया? जैसे हमारे केस में हमने जब्त भी 100 शेयर को किया, रीइशू भी 100 शेयर को किया, तब तो भैया आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना। आपने 600 रुपया कमाया, 100 रुपया आपका लॉस हुआ, मतलब 500 रुपया आपका कैपिटल रिजर्व बन जाएगा। है ना? आप लोग खाली ये देख लेना कि आपने जितना जब्त किया क्या आपने उतना ही रीइशू किया। अगर हाँ तो आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, जितना कमाया माइनस जितना खर्चा हुआ बचा कुछ ही कैपिटल रिजर्व में डाल दो। लेकिन भैया अगर उतना ही मैंने रीइशू नहीं किया होता तो मेरा कुछ, तो भैया मेरा कुछ कैपिटल रिजर्व में 500 रुपया गया, ठीक है, हमारा भी कैपिटल रिजर्व 500 गया। लेकिन भैया अगर हमने उतना ही रीइशू नहीं किया होता तो याद है हमारा कुछ कैलकुलेशन में डिफरेंस हो जा रहा था। ठीक है, तो ये चीज देखते हुए करना। देखो 38 मिनट लग गया, अच्छा खासा टाइम लग गया, लेकिन सम अच्छा था, सीखना चाहिए आप लोग को। मैंने इस तरह हम लोग अगर क्वेश्चन वर्ड अलॉटेड दे तो भैया हम लोग को निकालना आ गया। अगर लास्ट सम किया था, अगर क्वेश्चन सिर्फ वर्ड अप्लाइड दे तो भी हमें निकालना आ गया, तो भी हमें निकालना आ गया। कोई टेंशन नहीं है, हम लोग हर एंगल के लिए प्रिपेयर, प्रिपेयर है ना। चलो बहुत अच्छा। ठीक है, अब देखो आपका एक कॉन्सेप्ट बस आप लोग को लास्ट आज सिखाना है, आज ये सिखा के खत्म करता हूँ। ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, लास्ट कॉन्सेप्ट सिखा देता हूँ। उसके बाद ए टू जेड हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं एक बार बस रिवीजन मारेंगे, बस फिर आप लोग का सम्स खत्म हो जाएगा। देखो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे? हमारा कॉन्सेप्ट क्या है? इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। क्वेश्चन क्या है? इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं बट बदले में हम लोग रुपया ले रहे हैं अदर देन कैश। क्वेश्चन क्या है भैया? हम लोग शेयर तो इशू कर रहे हैं बट बदले में पता है हम लोग क्या रुपया ले रहे हैं? रुपया तो ले रहे हैं लेकिन रुपया नहीं ले रहे, अदर देन कैश कुछ ले रहे हैं। मतलब भैया हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं, बदले में रुपया नहीं ले रहे, कुछ और ले रहे हैं। लाइक मान लो हम लोग बदले में लैंड एंड बिल्डिंग ले ले रहे हैं। हम लोग ने क्या बोला कि भाई मेरे को प्लांट खरीदना है, लेकिन प्लांट खरीदने के पास मेरे खरीदने के लिए मेरे कंपनी के पास रुपया नहीं है। तो मैंने क्या बोला
भाई आप मुझे प्लांट दे दो, आप मुझे प्लांट दे दो, मैं आपको बदले में अपना शेयर इशू कर देता हूँ। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो? हम लोग बदले में भाई साहब को रुपया नहीं दे रहे, रुपया की जगह मतलब बदले में हम लोग को रुपया नहीं मिल रहा, हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं, तो बदले में हम लोग को रुपया मिलना चाहिए था। इतना दिन से तो हमारा बैंक अकाउंट के थ्रू ट्रांजेक्शन हो रहा है, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, आपको बैंक में रुपया नहीं मिलेगा तो भैया, बैंक नहीं मिलेगा तो अदर देन कैश कुछ आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? अदर देन कैश। जैसे देखो क्या होता है, जैसे देखो क्या होता है, बड़ा सिंपल है, किसी दिमाग नहीं लगाना। होता है एक्स कंपनी लिमिटेड है, जो कि इंकॉर्पोरेट हुआ, 90,000 शेयर, 10 रुपया करके। अच्छा, मतलब हमारी जो इलस्ट्रेशन 18 है, हमारी एक्स लिमिटेड के पास टोटल कितनी शेयर है ये बता दो तो। हमारी जो कंपनी है एक्स लिमिटेड, इसके पास 90,000 शेयर है, 10 रुपया करके। इसके पास 90,000 शेयर है एट रेट 10 रुपया करके, ठीक है भैया। इसके पास 90,000 शेयर है, 10 रुपया करके, ठीक है। इंकॉर्पोरेट कंपनी इंकॉर्पोरेट हुआ है 90,000 शेयर के साथ, ठीक है। कंपनी का ऑथोराइज शेयर कैपिटल में ही 90,000 लिखा है, ठीक है भैया। और कंपनी ने परचेस किया लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा, कंपनी ने क्या परचेस कर लिया? कंपनी ने लैंड एंड बिल्डिंग परचेस कर लिया, ये देख लो। बदले में आपको रुपया नहीं मिला, लैंड एंड बिल्डिंग मिला। तब यह कंपनी ने लैंड एंड बिल्डिंग परचेस किया आगे, पूरा लैंड एंड बिल्डिंग परचेस किया। और कितना रुपया में? 4 लाख रुपया में। और कंपनी 4 लाख रुपया पता है कहाँ से देगी? इक्विटी शेयर से देगी। अच्छा, कंपनी ये जो 4 लाख रुपया है, कंपनी बदले में क्या बोली कि भाई साहब हम आपको 4 लाख रुपया कैश, भैया मैंने लैंड एंड बिल्डिंग परचेस किया, तो कंपनी को तो कैश पेमेंट करना चाहिए था ना। मैंने लैंड एंड बिल्डिंग अगर परचेस किया, तो मेरी कंपनी को कैश पेमेंट करना चाहिए था। लेकिन मेरी कंपनी बोली कैश नहीं पेमेंट करेगी, मैं आपको 4 लाख का इक्विटी शेयर दे दूंगा, ठीक है। 4 लाख का इक्विटी शेयर दे दूंगा, कोई बात नहीं। अब बोल रहा है बैलेंस शेयर मैं पब्लिक को इशू कर दूंगा, बैलेंस शेयर पब्लिक को इशू कर दूंगा, पब्लिक को इशू कर दूंगा, ठीक है। चलो चलो हम लोग एक बार जनरल एंट्री देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, मैंने लैंड एंड बिल्डिंग परचेस किया, तो हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग एक एसेट आया। एसेट आता है तो हम लोग क्या करते हैं? डेबिट कर देते हैं। एसेट आता है तो हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, है ना। हमारे पास एसेट आया, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, सिंपल एंट्री। आपने एक लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, किससे खरीदा लैंड एंड बिल्डिंग? भैया मैंने लैंड एंड बिल्डिंग वाई कंपनी लिमिटेड से खरीदा, तो टू वाई कंपनी लिमिटेड। कितने रुपया का लैंड एंड बिल्डिंग था भैया? 4 लाख रुपया का। 4 लाख रुपया का आपने लैंड एंड बिल्डिंग, ओके। अभी ये जो 4 लाख रुपया का आपने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, आप उसको रीपेमेंट कैसे करोगे? ये जो 4 लाख रुपया का लैंड एंड बिल्डिंग था, आप इसको रीपेमेंट कैसे करोगे? तो क्वेश्चन ने साफ साफ बोला था आप इसको रीपेमेंट कैसे करोगे? बाई फुल्ली पेड अप शेयर। आप इसको अपना शेयर से एडजस्ट कर दोगे। तो भैया मेरे को वाई कंपनी लिमिटेड को 4 लाख रुपया देना है ना, मैं पता है इसको कैसे दे दूंगा? मैं इसको अपनी कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल दे दूंगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। समझ आया? टू इक्विटी शेयर कैपिटल। भैया मैं वाई कंपनी लिमिटेड को अपनी कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल दे दूंगा, कितना रुपया का? 4 लाख का। 4 लाख का, हाँ। अच्छा, 4 लाख कहने का मतलब है, मेरे कंपनी में एक शेयर तो 10 रुपया करके था, एक शेयर तो 10 रुपया करके था। दैट मीन्स मैं वाई कंपनी लिमिटेड को 40,000 शेयर दिया हूँ, 10 रुपया करके, यही ना? हाँ भैया, मैंने लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, अब मैं वाई कंपनी लिमिटेड को कहाँ से रुपया दे देता हूँ? भैया कंपनी का इक्विटी शेयर दे देता हूँ। दैट मीन्स मेरे कंपनी में 90,000 शेयर थे, मैं 40,000 शेयर तो वाई कंपनी लिमिटेड को दे दिया। अब बचा कुछ ही शेयर मुझे किसको देना है? पब्लिक को देना है, पब्लिक को देना है। बचा मेरे पास कितना शेयर? 90,000 में से आप 40,000 तो उनको दे देते हो, बैलेंस आपके पास 50,000 शेयर पड़ा है, बैलेंस आपके पास 50,000 शेयर पड़ा है। बैलेंस आप किसको दोगे? पब्लिक को। पब्लिक को दोगे तो सेम एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, आपके बैंक में रुपया आया, हाँ, टू इक्विटी शेयर। अब क्योंकि क्वेश्चन हमें एप्लीकेशन अलॉटमेंट कुछ नहीं मेंशन किया, हम डायरेक्ट लिख देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक मतलब कि भैया हमारे बैंक में रुपया आया, और किसके बदले आया? इक्विटी शेयर के। हम पब्लिक को कितना रुपया दे दिए भैया? 50,000 शेयर हम पब्लिक में इशू कर दिए, 10 रुपया करके। दैट मीन्स 5 लाख रुपया मैंने पब्लिक में इशू कर दिया। हिसाब मिल गया आपको? हिसाब मिल गया भैया? क्या हिसाब मिला? आपके कंपनी में 9 लाख के इक्विटी शेयर थे, है ना। 90,000 शेयर थे, 10 रुपया करके। दैट मीन्स 9 लाख के आपके पास शेयर थे, 4 लाख रुपए का आपने शेयर इनको दे दिया, बचा कुछ ही आपने पब्लिक में दे दिया, बस वही किया, कुछ एंट्री नहीं है। तो आपके पास लैंड आया, और आपके माथे में एक तो लाइबिलिटी खड़ा हो गया ना वाई कंपनी लिमिटेड का नाम का। फिर वाई कंपनी लिमिटेड को आप इक्विटी शेयर थमा देते हो। फिर
आप बचा कुछ शेयर पब्लिक में इशू कर देते हो बैंक अकाउंट में, वो सिंपल जर्नल एंट्री, बस इसके लिए हमारा बचा हुआ था। ठीक है, ठीक है। लेकिन तो भी हमारे वो बुक में जो है, हमारे जो सीए वाले जो बुक है ना, उसमें हमारा ये टॉपिक थोड़ा अधूरा दिया हुआ है, हमारा ये टॉपिक थोड़ा अधूरा दिया हुआ है। आई थिंक हम लोग को यहाँ से सीख लेना चाहिए एक बार। चलो एक बार हम लोग बस खाली सीख लेते हैं ना, सीखा हुआ तो भैया कोई खराबी नहीं है, सीखा हुआ तो कोई खराबी नहीं है। देखो क्या लिखा है, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर बैंकर्स, यहाँ सीखते हैं, यहाँ हम लोग को दो चार बातें सीखने मिली। तो आप लोगों को तो समझ आ गया ना कि भैया हाँ ये कंडीशन भी हो सकता है कि मैं शेयर इशू करके मैं बदले में रुपया नहीं ले रहा, मैं बदले में कुछ एसेट ले ले रहा हूँ, मैं बदले में कुछ एसेट ले ले रहा हूँ, ये भी हो सकता है। ठीक है, और दिस आर द इंस्टेंसेस वेयर अ कंपनी इंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट, जहां पर कंपनी एक एग्रीमेंट में इंटर करती है वेंडर लोग के साथ जिनसे वो खरीदती है। हाँ, ठीक है ना, बदले में कंपनी पेमेंट कैसे करती है, पूरा पूरी इक्विटी शेयर से पेमेंट कर देती है। हाँ, मैंने एसेट खरीदा तो मेरे को रुपया तो पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन मैंने पेमेंट नहीं किया, मैंने बोला इक्विटी शेयर ले लो। Normally, no such cash is received for equity of share. This share can be all issued at par, at premium, at discount, and the number of share to be issued will depend on the, ठीक है। पूरा केस वन आप देखो, पूरा इन सम केसेस शेयर आर इशू टू प्रोमोटर ऑफ द कंपनी। पूरा कोई केस में क्या होता है ना, हम लोग शेयर क्या करते हैं ना, हमारे प्रोमोटर्स को इशू कर देते हैं। भैया प्रोमोटर कहने का मतलब है, जब मेरी कंपनी बनी थी, जब मेरी कंपनी इंकॉर्पोरेट हो रही थी, इंकॉर्पोरेट होने के पहले मेरे कंपनी में जो जो मेंबर थे वो सबको हम लोग प्रोमोटर बोलते हैं। अब यह इंकॉर्पोरेट होने के बाद मेरे कंपनी में जो जो आया सबको हम लोग क्या बोलते हैं, मेंबर बोलते हैं। भैया कंपनी इंकॉर्पोरेशन से पहले मेरे कंपनी में जो जो मेंबर्स लोग थे सबको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोमोटर, है ना। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है ना अपने कंपनी का, एट द टाइम ऑफ इंकॉर्पोरेशन, कंपनी जब मेरा इंकॉर्पोरेट होता है तो मेरे मुझे अपने प्रोमोटर्स को शेयर तो देना पड़ेगा ना, है ना। आपका शेयर कोई तो होल्ड करेगा, और कौन करेगा, आपके कंपनी के मेंबर। कौन है मेंबर, जो लोग कंपनी इंकॉर्पोरेट करते टाइम आपके मेंबर थे, वो प्रोमोटर लोग, उन लोग को होल्ड करना पड़ेगा। तो जब मैं उन लोग को शेयर इशू करता हूँ ना, तो मैं बदले में थोड़ी रुपया लेता हूँ, मुझे बदले में क्या मिल जाता है, गुडविल मिल जाता है। तो मेरा जर्नल एंट्री क्या बन जाता है, मुझे गुडविल आया टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मैं क्या एंट्री मार लेता हूँ उस टाइम, ये गुडविल अकाउंट डेबिट, जैसे मेरा बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा था, लेकिन मुझे बैंक में थोड़ी रुपया मिला, मुझे बदले में क्या मिला, गुडविल मिला। गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। मैं शेयर इशू करता हूँ, बदले में मुझे रुपया मिलता है, तो मैं क्या एंट्री मारता हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लेकिन भैया जब हम लोग कंपनी इंकॉर्पोरेट करते हैं, तो उस टाइम मेरा प्रोमोटर मुझे रुपया थोड़ी देगा, वो गुडविल का रुपया होता है। क्योंकि जब कंपनी इंकॉर्पोरेट होता है तो हम लोग क्या करते हैं, गुडविल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, ठीक है। केस टू तो अभी आप लोग समझ के आए। केस टू में क्या बोल रहा है, कंपनी के पास फंड नहीं है कोई भी एसेट खरीदने के लिए, कंपनी के पास एक एसेट खरीदने के लिए फंड नहीं है ना। तो कंपनी क्या करेगा, अपने क्रेडिटर लोग को ऑफर करेगा शेयर, अपने वेंडर लोग को क्या बोलेगा कि भैया कैश की जगह, कैश की जगह आप मेरा शेयर ले लो कंपनी का। और इस केस में कंपनी अपना शेयर को पार या प्रीमियम में भी इशू कर सकता है। ठीक है भैया, तो हम लोग जर्नल एंट्री क्या करेंगे, भैया मैंने एसेट खरीदा, हम लोग वही तो किए थे, लैंड अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू वाई कंपनी, है ना। फिर आप अपने वेंडर लोग को जैसे वाई अकाउंट डेबिट को आप शेयर पकड़ा दोगे, है ना, शेयर पकड़ा दोगे। लेकिन भैया अगर शेयर प्रीमियम में रहेगा तो आप ये वाला केस करोगे, है ना। प्रीमियम वाला रहेगा तो सेम केस, वेंडर को जितना शेयर दिया बचा कुछ प्रीमियम। हम लोग तो जैसा एंट्री मारते थे बस वैसे ही है, बस हमारा बैंक अकाउंट डेबिट यहाँ नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमें प्रीमियम वाला नहीं देके रखा है ना सर, देके रखा है, देके रखा है। ये तो एक तो इलस्ट्रेशन है, देखते हैं इलस्ट्रेशन क्या है। ये इलस्ट्रेशन क्या है, भैया बोल के रखा है ए लिमिटेड ने एसेट खरीदा 71,25,000 का। ठीक है, 71,25,000 का। भैया हमारे पास एसेट आया, अब क्या एंट्री मारोगे, भैया एसेट्स अकाउंट डेबिट, आपके पास एसेट आया, हाँ, और इससे आपने एसेट खरीदा, ये मैंने एच लिमिटेड से, तो भैया जब मैंने एसेट खरीदा तो एच लिमिटेड मेरे लिए क्रेडिटर बन गया ना, एक तरीका का लायबिलिटी बन गया, इसलिए मैं क्रेडिट कर दिया एच लिमिटेड को। अब ये एसेट तो डेबिट ही होता है, कितना रुपया का भैया, 71,25,000 का, 71,25,000 का आपने एसेट खरीदा। हम लोग का नरेशन क्या लिखेंगे, बिंग एसेट्स परचेज
फ्रॉम एच लिमिटेड। ठीक है, फिर भैया देखते हैं, लेकिन भैया हम लोग एच लिमिटेड को कैसे देंगे? हम लोग अपने कंपनी का शेयर दे देंगे और प्रीमियम के साथ। तो पता है हम लोग जनरल एंट्री क्या मारेंगे? वही एच लिमिटेड अकाउंट डेबिट। हम लोग एच लिमिटेड को पेमेंट कर रहे हैं, कैसे पेमेंट कर रहे हैं? बदले में अपने कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल दे दे रहे हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और भैया प्रीमियम, प्रीमियम भी है, तो टू शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ये सब तो क्रेडिट ही होता है ना, आपको तो पता है। टू शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, है ना? भैया मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप कितना शेयर इशू किए? आप कितना शेयर दोगे एच लिमिटेड को? आप एच लिमिटेड को कितना शेयर दोगे? मेरा आपसे ये क्वेश्चन है। तो पता आप कैसे निकालोगे? आप बोलोगे भैया एच लिमिटेड टोटल मेरे से 71,25,000 रुपया पाता है। आप बोलोगे एच लिमिटेड मेरे से 71,25,000 रुपया पाता है, बदले में मेरे एक शेयर का दाम है 10 रुपया भैया। मेरे कंपनी के एक शेयर का दाम है 10 रुपया, लेकिन भैया 25% प्रीमियम भी है, दैट मीन्स 10 का 25% 2.5 रुपया प्रीमियम भी है। अब कितना पता है शेयर इशू करोगे? मेरा बस इतना क्वेश्चन था कि आप एच लिमिटेड को कितना शेयर इशू करोगे? तो आप बोलोगे देखो, एक टोटल एच लिमिटेड तो मेरे से इतना रुपया पाता है, एक शेयर का दाम 10 रुपया, बट 10 रुपया के साथ 2.5 रुपया का प्रीमियम भी तो है। तो टोटल आप कितना शेयर इशू किए पता है? 71,25,000 डिवाइडेड बाई 12.5, आप 5,70,000 शेयर उसको इशू किए। 5,70,000 शेयर आपने एच लिमिटेड को इशू किया। आपके एग्जाम में क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछ सकता है कि बताओ हमने कितना शेयर इशू किया। तो इस केस में हम लोगों ने 5,70,000 शेयर इशू किया है। अब बस आप कैलकुलेट कर लो, 5,70,000 शेयर का 2.5 रुपया करके प्रीमियम, हाँ, 5,70,000 शेयर का कितना, 10 रुपया करके शेयर, कितना हो जाता है 57 लाख यहाँ। और 5,70,000 का 2.5 रुपया करके प्रीमियम, 14,25,000 हो जाता है। दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो 71,25,000 आ जाता है। बस सिंपल सा कैलकुलेशन है, कुछ नहीं। जब भी प्रीमियम हो आप बस इतना कैलकुलेट करो, भैया टोटल सामने वाला मेरे से कितना पाता है, डिवाइडेड बाई एक शेयर का दाम कितना। तो एक शेयर का दाम 10 रुपया तो है ही, 2.5 रुपया का प्रीमियम भी है, टोटल मैंने इतना शेयर इशू किया। ठीक है, क्या नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग, नरेशन में मेंशन कर देना, बीइंग 5,70,000 शेयर्स issued to H लिमिटेड एट रेट ₹10 ईच। एक शेयर का दाम था ₹10 ईच विद प्रीमियम ऑफ 2.5 रुपया ईच, जिसमें कि प्रीमियम है 2.5 रुपया करके। भैया क्वेश्चन तो 25% मेंशन किया था मेरे भाई, 25 रुपया तो मेंशन किया, 25% तो मेंशन किया था, लेकिन 10 रुपया का 25% कितना होता है? 2.5 रुपया ना, 2.5 रुपया ना। देख लो हमने कितना शेयर इशू किया, 5,70,000 शेयर। ये एग्जाम्पल आई थिंक अब आप लोग को क्लियर है। ऐसा आपको आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, ऐसा आ सकता है। ठीक है, चलो रिकॉर्डिंग भी बढ़िया हो रहा है, बस देखना पड़ता है बीच बीच में बार बार, क्या पता कि बंदी हो जाए, एक बार हो गया तो। ठीक है, केस 3 देखो, केस 3 क्या होता है भैया? भैया हम लोग एसेट के बदले तो हम लोग अपनी कंपनी का शेयर देते ही है, एसेट के बदले तो हम लोग अपने कंपनी का शेयर देते ही है। भैया मान लो एक ऐसा केस हो सकता है जहां पर हमने शेयर इशू किया, मान लो अगर कंपनी का मर्ज हो रहा है, मर्ज हो रहा है, नहीं तो मैंने क्या किया, एक दूसरी कंपनी को ही खरीद लिया। भैया एक्चुअली क्या होता है, आप लोग मेरा बात समझो, मैं आपको पूरा एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ, 5 मिनट ध्यान से सुनो। भैया एक केस ऐसा भी होता है, एक केस ऐसा भी होता है व्हेन शेयर्स आर इशूड फॉर एसेट। हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं फॉर एसेट्स, भैया ये क्या कह रहे हो, लाइबिलिटीज कौन खरीदता है? हाँ भैया, हम लोग क्या किए ना, हम लोग एक पूरे कंपनी को खरीद लिए, हम लोग क्या किए, एक पूरे कंपनी को खरीद लिए। अगर भैया आप एक पूरे कंपनी को खरीद लोगे तो कंपनी का आपको कुछ एसेट भी मिलेगा, कुछ कर्जा भी तो आपको उठाना पड़ेगा। मान लो एग्जाम्पल, मान लो एग्जाम्पल
एग्जाम्पल, एक कंपनी में एसेट्स था, कंपनी में एसेट्स है 1 करोड़ का, हाँ, और भैया लाइबिलिटीज था 30 लाख का, लाइबिलिटीज था 30 लाख का। तो बताओ ना आपको कंपनी से कितना मुनाफा हुआ। भैया मुझे कंपनी से 1 करोड़ का एसेट मिला, 20 लाख का लाइबिलिटी मिला, मतलब भैया मुझे कंपनी से नेट नेट में 80 लाख का तो सामान मिल गया, है ना। जब आप कंपनी को खरीदोगे तो आपको 1 करोड़ का एसेट मिलेगा, लेकिन 20 लाख का कर्जा है तो 20 लाख का कर्जा आप पे कर दोगे, तो आपको नेट नेट में आपको कंपनी से 80 लाख का चीज मिला। लेकिन भैया पता है आप कंपनी को पे कितना करोगे, आप कंपनी को 90 लैक्स पे करोगे। हाँ, ऐसा क्यों भैया, ऐसा क्यों। भैया नेट नेट में तो मैंने कंपनी से 80 लाख रुपया का सामान खरीदा, आप कंपनी को 90 लाख क्यों पेमेंट करने की बात कर रहे हो, बता दो तो। भैया नेट नेट में तो मैंने कंपनी से 80 लाख का सामान खरीदा, आप कंपनी को 90 लाख पेमेंट करने का क्यों बात कर रहे हो, पता है। इस केस में, इस केस में हम लोग एक्सेस अमाउंट पे कर रहे हैं ना। हम लोग एक्सेस अमाउंट कितना का पे कर रहे हैं बताओ तो कंपनी को। भैया मेरे पास सामान तो 80 लाख का आया, 80 लाख कैसे समझ गए, 1 करोड़ का एसेट आया, 20 लाख का कर्जा भी आया, नेट नेट में मुझे 80 लाख का सामान मिला, लेकिन आप 90 लाख पे कर रहे हो। भैया मुझे 10 लाख रुपया पता है मैं क्यों पे कर रहा हूँ, हाँ, मैं 10 लाख क्यों पे कर रहा हूँ, क्योंकि भैया पता है कंपनी का गुडविल है बड़ा, अच्छा खासा कंपनी का गुडविल है। कंपनी का पता है भैया गुडविल बहुत बढ़िया है, कंपनी का गुडविल बहुत बढ़िया है, इसीलिए मैं उसको 10 लाख रुपया गुडविल का दे रहा हूँ। तो पता है हम लोग जर्नल एंट्री क्या करते हैं, हम लोग इस केस में जर्नल एंट्री क्या करते हैं। भैया मैंने एसेट्स, एसेट्स अकाउंट डेबिट, भैया मेरे पास पता है एसेट्स आया, मेरे पास एसेट्स कितने का आया, 1 करोड़ का, 1 करोड़ का। लेकिन भैया मेरे माथे में बहुत सारा लाइबिलिटी भी आ गया, लाइबिलिटी पता है कितने का है आपके पास, टू लाइबिलिटीज अकाउंट, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कुछ भी हो सकता है। भैया 20 लाख का लाइबिलिटी आया, लेकिन पता है वेंडर पार्टी, जो भी वेंडर रहेगी, जरा मान लो ABC, राम श्याम जोधू मोतू जो भी रहेगा, आप वेंडर को कितना रुपया देने की बात कर रहे हो, आप भैया आप वेंडर को आप 90 लाख देने की बात कर रहे हो। हाँ, हाँ भैया, भैया देख लो अपने आप डिफरेंस कहाँ आ गया, भैया डिफरेंस डेबिट साइड आ गया। डेबिट साइड मतलब आपने गुडविल परचेज किया, आपने क्या परचेज किया, गुडविल परचेज किया 10 लाख का, आपने 10 लाख का गुडविल परचेज किया। ये जब आप परचेज कर रहे हो ना, आपके पास एक एसेट आ गया, क्या एसेट आ गया, एक गुडविल नाम का एसेट आ गया, मतलब समझे आप, समझे आप। जब भी आप कोई कंपनी खरीद रहे हो और आप उसे एक्स्ट्रा रुपया पेमेंट कर रहे हो, दैट मीन्स कि भैया, दैट मीन्स कि भैया आप उसे गुडविल परचेस कर लिया, आप उससे क्या परचेस कर लिया, गुडविल। अब नेक्स्ट प्रोसेस सेम, नेक्स्ट प्रोसेस सेम, वेंडर, वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर आपसे कितना रुपया पाता है, भैया वेंडर तो मुझसे 90 लाख रुपया पाता है, और ये 90 लाख रुपया मैं कैसे दूंगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल के बदले दूंगा। मैं 90 लाख कैसे दूंगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल के बदले दूंगा, है ना। हो सकता है 90 लाख में से मैं 20 लाख रुपया बैंक से भी दे दूं, बचा कुछ इक्विटी शेयर कैपिटल के दे दूं, तो वो अपना एंट्री है, ठीक है। अब कितना शेयर आप इशू करोगे वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में आपका प्रीमियम है कि नहीं है, समझ गए ना। बस आपका ये सीखने का ज्यादा इंपॉर्टेंट था गुडविल। दैट मीन्स भैया मैं कंपनी से 80 लाख का सामान खरीदा था, लेकिन मैं कंपनी को 90 लाख इसलिए दे रहा हूँ ताकि वो कंपनी का बहुत नाम है, 10 लाख रुपया मैं उससे गुडविल का पकड़ा रहा हूँ, समझे। देखो, when purchase consideration is more than the net asset acquired, जब आप जितना एसेट खरीद रहे हो उससे ज्यादा तो आप परचेस कंसिडरेशन दे रहे हो, दैट मीन्स आपने कुछ एसेट खरीदा, बचा कुछ गुडविल, लाइबिलिटी टू वेंडर, समझे, है ना। लेकिन भैया एक ऐसा केस भी तो हो सकता है, एक ऐसा केस भी तो हो सकता है कि भैया आप कंपनी से एसेट खरीद रहे हो मान लो 1 करोड़ का, भैया कंपनी के पास बहुत सारा कर्जा भी है 20 लाख का, हमारी कंपनी के पास 20 लाख का कर्जा भी है, हाँ? तो नेट नेट में आपने कंपनी से कितना का परचेस किया, भैया 1 करोड़ का संपत्ति खरीदा, 20 लाख का लाइबिलिटी भी खरीद लिया, मतलब नेट नेट में मुझे 80 लाख का मुनाफा हुआ। लेकिन भैया आप पेमेंट करोगे, आप वेंडर को पता है कितना पेमेंट कर रहे हो, भैया आपने तो 80 लाख का सामान खरीदा ना, 80 लाख का सामान खरीदा, आप वेंडर को 70 लाख क्यों पेमेंट कर रहे हो, भैया कम क्यों पेमेंट कर रहे हो। दैट मीन्स पता है कम इसलिए पेमेंट कर रहा हूँ, जो कम पेमेंट कर रहा हूँ ये मेरा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है, जो भी मैं कम पेमेंट कर रहा हूँ वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है 10 लाख रुपया। याद रखना, याद रखना, ये कंपनी के लिए क्या हो गया, एक टाइप का मुनाफा हो गया कि कंपनी 80 लाख का चीज खरीद रही है लेकिन कंपनी बदले में 70 लाख ही दे रही है। पता है कंपनी को कभी भी शेयर जब्त करके प्रॉफिट हो जाए, या कंपनी को इस टाइप का प्रॉफिट हो जाए जो कंपनी के नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं है, कंपनी इस केस में क्या की, एक नए कंपनी को खरीद ली,
और ये नई कंपनी को खरीदने से कंपनी को प्रॉफिट हुआ ना, क्योंकि कंपनी को 80 लाख का संपत्ति मिला, लेकिन कंपनी को 70 लाख ही पे करना पड़ा, 10 लाख का मुनाफा हो गया। तो जो कंपनी इनडायरेक्ट तरीके से कैपिटल से कंपनी प्रॉफिट कमा लेती है ना, सबको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। हाँ, याद रखना, अगर कंपनी ज्यादा पेमेंट करेगी तो गुडविल होगा, अगर कंपनी कम पेमेंट कर देगी तो कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व। कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व। जर्नल एंट्री क्या रहेगा, सेम। आपके पास एसेट्स अकाउंट डेबिट, भैया आपके पास तो एसेट आया, कितने का एसेट आया, 1 करोड़ का, 1 करोड़ का। भैया कुछ कुछ लाइबिलिटी भी आ गया, टू लाइबिलिटीज अकाउंट। भैया लाइबिलिटी कितने का आया, भैया मेरे पास तो लाइबिलिटी 20 लाख का आया, 20 लाख का भैया लाइबिलिटी आ गया, है ना। टू वेंडर, भैया मुझे वेंडर को क्या पेमेंट, कितना पेमेंट करना है, भैया आप बोल रहे हो वेंडर को आपको 70 लाख ही पेमेंट करना है ना। तो देख लो आपके पास अल्टीमेट में कम कहाँ पड़ गया, क्रेडिट में। भैया कैपिटल रिजर्व मेरे कंपनी के लिए लायबिलिटी ही होता है, क्योंकि कंपनी उसको फ्रीली यूज नहीं कर सकती। मैंने आपको बताया था ना, कंपनी कोई भी रिजर्व को फ्रीली यूज नहीं कर सकती। कंपनी से का यही मोटिव है कि आप जो भी रुपया कमा रहे हो इनडायरेक्ट तरीके से, जो भी आप कैपिटल प्रॉफिट कमा रहे हो, लाइक मान लो आप शेयर फॉर फीचर करके जो भी रुपया कमा रहे हो, लाइक कोई बिजनेस खरीदा लेकिन आपको उसमें कम पेमेंट करना पड़ा, तो आप सारे रुपया को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। तो आप लोग कॉन्सेप्ट समझ गए। अगर मैं कभी भी मान लो कोई एसेट परचेस कर रहा हूँ और बदले में मैंने ज्यादा रुपया दे दिया, तो भैया जो मैं ज्यादा रुपया दे रहा हूँ उसको हम लोग गुडविल मानेंगे। लेकिन भैया मैं बदले में कम रुपया दे रहा हूँ, तो जो भी कम रुपया देंगे उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। गुडविल भैया मेरा एसेट होता है इसीलिए डेबिट होता है, कैपिटल रिजर्व मेरे कंपनी के लिए लाइबिलिटी होता है, कर्जा होता है, इसीलिए हम लोग क्रेडिट करते हैं। लेकिन भैया हमने तो मुनाफा कमाया तो भी क्रेडिट, हाँ, कि मुनाफा कमाया तो उससे क्या हम लोग फ्रीली यूज थोड़ी कर सकते हैं, इसलिए उसको एक टाइप का कर्जा मान के हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। तो वही देख लो, जब भी परचेस कंसिडरेशन आपका कम हो नेट एसिड से, तो आपके पास एसेट आया, कुछ लाइबिलिटी भी आया होगा, वेंडर को कितना देना है, बचा कुछ ही रुपया कैपिटल रिजर्व। समझ गए, समझ गए, तीन केस समझ गए। ठीक है, तो चलो 1 घंटा 2 मिनट हो गया, 1 घंटा 2 मिनट हो गया। यहाँ हम लोग का सम्स होता है खत्म। यहाँ हम लोग का जितना सम्स हमने अभी तक प्रैक्टिस किया, हम लोग का टोटल ही सम्स हमारा खत्म हो जाता है। टोटली हमने सम्स तो कंप्लीट कर लिया जैसा कि बोला था। अब भैया आप बारी है कि 10-15 मिनट आप एक बार थोड़ा शुरू से लेके लास्ट तक एक बार अगर आप पूरा कॉन्सेप्ट एक बार ब्रशअप कर देते तो मजा आ जाता। ठीक है, चलो, एकदम ठीक है। लेकिन देखो, ब्रशअप करने से पहले मैं आप लोगों को लास्ट क्लास ही मैंने आपको ये बात बताया था। क्या लास्ट क्लास आपने ये बात बताया था कि भैया हम लोग का जैसा इक्विटी शेयर इशू करने का हमारा कॉन्सेप्ट रहता है, सेम टू सेम हमारा प्रेफरेंस शेयर इशू करने का भी कॉन्सेप्ट रहता है। हम लोग जिस तरह इक्विटी शेयर इशू करते हैं, सेम टू सेम भैया हम लोग इक्विटी प्रेफरेंस शेयर भी इशू करते हैं। अब भैया इक्विटी शेयर तो आप लोग जानते हो, इक्विटी शेयर हम लोग एक टाइप का क्या देते हैं भैया, मालिकाना हक दे देते हैं सबको। क्या देते हैं, मालिकाना हक। जो हमारा इक्विटी शेयर होल्ड करते हैं वो एक टाइप के मालिक होते हैं। लेकिन भैया जो प्रेफरेंस शेयर होल्ड करते हैं वो मालिक नहीं होते। मालिक नहीं होते क्यों, देखो बताता हूँ भैया। देखो, इक्विटी और प्रेफरेंस से पता है क्या डिफरेंस रहता है, ये रिफंड ऑफ कैपिटल। जब पता है, जब कंपनी वाइंडिंग अप होता है, वाइंडिंग अप मतलब जब हमारा कंपनी बंद होता है। हाँ भैया बंद होता है, बंद भी होता है ना। जब पता है बंद होता है, तो इक्विटी शेयर वाले को बाद में रुपया मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर नाम ही है प्रेफरेंस, हम लोग हर चीज में इनको क्या देंगे, प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, अल्टीमेटली दोनों ही मालिक है, लेकिन हम लोग प्रेफरेंस इनको देंगे। तो जब भी हमारा वाइंडिंग अप होगा, इक्विटी शेयर वाले को रुपया मिलेगा आफ्टर द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी वाले को रुपया मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, प्रेफरेंस को देने के बाद। सिमिलरली जब भी वाइंडिंग अप होगा, प्रेफरेंस शेयर वाले को पहले रुपया मिलेगा इक्विटी वाले के पहले। समझ रहे हो, तब तो आप बोलेगे कि भैया, तब तो आप बोलोगे कि भैया प्रेफरेंस शेयर ज्यादा अच्छा है। मैं बोलता हूँ ठीक है, आप बोले हो अच्छा है। अभी और समझो भैया, डिविडेंड के केस में भैया हम लोग पता है इक्विटी वाले को डिविडेंड देंगे, लेकिन पता है कब देंगे, अगर कुछ रुपया बचेगा तो तब। इक्विटी वाले को पता क्या कहा जाता है, घर का लोग। इक्विटी वाले को क्या कहा जाता है, घर का लोग। प्रेफरेंस वाले को क्या कहा जाता है, मेरे मौसी चाचा के घर के लोग। समझो, एक घर के लोग है और एक मेरे मौसी या चाचा के फैमिली है। भैया है तो अल्टीमेट है सभी परिवार, लेकिन मान लो मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे में खाना थोड़ा कम पड़ा है, तो मेरा बर्थडे है, मैं घर का हूँ, मैं पहले खा लूंगा कि मैं पहले अपने मौसी या चाचा लोग को खिलाऊंगा। नहीं भैया, वो लोग घर के हैं लेकिन आए तो बाहर से है, तो पहले आपको उनको खिलाना होगा, कुछ बचेगा तो आप खाओगे। ये तो कॉन्सेप्ट होता है ना। तो पता है जब डिविडेंड बढ़ता है कंपनी का, तो प्रेफरेंस वाले को पहले डिविडेंड मिलेगा, कुछ बचेगा तो इक्विटी वाले को देंगे, नहीं तो नहीं देंगे।
क्या बोला? जब भी डिविडेंड बटेगा भैया प्रेफरेंस वाले को पहले डिविडेंड बांटो, कुछ बचेगा तो इनको पकड़ाना, नहीं बचे तो मत पकड़ाना, ये कॉन्सेप्ट होता है भैया। रेट ऑफ डिविडेंड भैया इक्विटी वाले के केस में कोई फिक्स रेट नहीं है, इनके केस में भैया फिक्स रेट है, फिक्स रेट, हर साल हम लोग फिक्स रेट में डिविडेंड देंगे इनको, ठीक है। लेकिन भैया कोई भी चीज में राइट टू वोट, कोई भी चीज में राइट टू वोट, सारे आपके बिजनेस डिसीजन में वोट कौन करेगा? इक्विटी शेयर वाला वोट करेगा, प्रेफरेंस वाला वोट नहीं करेगा। करेगा लेकिन नॉर्मली हम लोग नहीं करते, ठीक है, समझे? बस इतना याद रखो, यही होता है आपकी इक्विटी और प्रेफरेंस में डिविडेंड डिफरेंस। तब तो आप बोलोगे भैया तब तो मेरे लिए प्रेफरेंस शेयर अच्छा है। क्यों प्रेफरेंस शेयर अच्छा है? भैया मुझे डिविडेंड भी मिल रहा है, हाँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ नहीं, इक्विटी शेयर में आपको प्रॉपर मालिकाना हक दे दिया जाता है, प्रेफरेंस वाले में प्रॉपर मालिक तो आपको नहीं बनाया ना, आपको खाली कुछ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड 8% 10% डिविडेंड देके आपका मुंह चुप करा लिया जाता है, समझ रहे हो? इक्विटी शेयर के केस में आप पूरा मालिकाना पोजीशन एंजॉय करते हो, आप पूरा मालिकाना हक एंजॉय करते हो। लेकिन भैया प्रेफरेंस शेयर के केस में ऐसा नहीं है, प्रेफरेंस शेयर के केस में आपको मालिक तो नहीं बनाया जा रहा ना, आपको मालिक तो नहीं बनाया जा रहा ना, समझे कौन से? इक्विटी शेयर के केस में आपको पूरा पूरी मालिक बना दिया जा रहा है, प्रेफरेंस शेयर के केस में आपको मालिक थोड़ी बना रहा है, आपको तो कुछ परसेंट डिविडेंड देके आपका मुंह चुप करा दिया जा रहा है, समझ रहे हो? सिमिलरली समझ लो वाइंडिंग अप हो रहा है, प्रेफरेंस शेयर वाले को तो उतना ही मिलेगा जितना उन लोग पाते हैं, प्रेफरेंस वाले को तो उतना ही मिलेगा जितना उन लोग पाते हैं। लेकिन भैया समझ रहे हो, इक्विटी वाला अगर पाता है 100 रुपया, तो वाइंडिंग अप के टाइम इक्विटी वाला को हम लोग अगर मान लो 1000 रुपया बचा है तो सारा 1000 रुपया इक्विटी वाले ले जाएंगे, ये भी फायदा है। मान लो मेरे कंपनी बंद हो रही है, बंद हो रही है तो सारा रुपया डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो प्रेफरेंस वाले को तो उतना ही मिलेगा जितना उन लोग पाते हैं। लेकिन भैया इक्विटी शेयर वाले तो मालिक है, बचा कुचा सब इक्विटी वाले ले जाएंगे, ये भी हमारा फायदा होता है। ये सब छोटी छोटी डिफरेंस है, आप लोग याद रखो। सिमिलरली याद नहीं रखा, बस मतलब मैंने आपको समझा दिया कि हालांकि मैंने बोला ही था कंपनी लॉ के टीचर ज्यादा समझाएंगे, ठीक है। तो देखो प्रेफरेंस शेयर 6 टाइप की प्रेफरेंस शेयर होते हैं, एक बार देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, भैया डिविडेंड के केस में एक होता है क्यूमुलेटिव, एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव। भैया क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? मान लो कंपनी कोई साल डिविडेंड नहीं इशू कर रहा है, कंपनी कोई साल डिविडेंड पे नहीं कर रहा है, मान लो 2019 2020 कंपनी ने 2019 में डिविडेंड पे नहीं किया, तो पता है 2020 में जब कंपनी डिविडेंड पे करेगा तो कंपनी को 19 का भी डिविडेंड पे करना पड़ेगा, 20 का भी पेमेंट करना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है कि प्रेफरेंस शेयर वाले आप लोग टेंशन मत लो, कंपनी अगर कोई भी साल डिविडेंड इशू नहीं करेगी तो आपका डिविडेंड ना ऐड होता रहेगा, और जिस साल कंपनी इशू करेगी एक साल आपको दे देंगे। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर आर द प्रेफरेंस शेयर हुज होल्डर आर इंटाइटेड टू रिसीव एरियर ऑफ डिविडेंड, है ना, बिफोर इन डिविडेंड इज पेड ऑन इक्विटी शेयर। इसका कहने का मतलब है कि भैया क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर जिस साल कंपनी प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं इशू करेगी, हम लोग उस साल का भी एडजस्ट करके आपको पूरा पूरी एरियर डिविडेंड एक साथ इशू कर देंगे। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में ऐसा नहीं होता। नॉन क्यूमुलेटिव में क्या होता है, अगर कोई साल कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रही है कोई रीजन, तो लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन क्यूमुलेटिव वाले को क्या होता है, नाम ही है क्यूमुलेटिव, कंपनी नहीं डिक्लेयर की कोई बात नहीं, अगले साल आपको दोनों साल का डिविडेंड मिलेगा, समझ आया? अच्छा, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वाले आपका आपका प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। नॉन पार्टिसिपेटिंग वाले सच शेयर गेट ओनली अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड, उन लोगों को कुछ पार्टिसिपेट नहीं करने को मिलेगा, बस इन लोगों को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड दे के मुंह चुप करा दिया जाएगा, ठीक है, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा, कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है भैया, एक टाइम के बाद ये इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता है, ये इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होता, बस इतना याद रखो, उससे ज्यादा मत याद रखो, हम लोग का अकाउंटिंग का पेपर है, पूरा थ्योरेटिकली पेपर नहीं है जो उतना डीप में अपने को थ्योरेटिकल याद रखना, ठीक है, ठीक है। तो देखो मैंने आपको बता दिया, इक्विटी का हो या प्रेफरेंस का हो, मैंने आपको बता दिया क्या डिफरेंस। अब चलो हम लोग एक बार आई थिंक, चलो एक बार शुरू से लेके लास्ट तक पूरा रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या किया। तो मैं नोट्स बना रहा था यहाँ, नोट्स में हम लोग लिख लेते हैं, एक बार शुरू से लेके लास्ट तक पूरा देख लेते हैं हमने क्या किया। भैया देखो, हम लोग बात करें इशू ऑफ शेयर्स का, हम लोग क्या सीखे थे भैया, शेयर इशू करना। और आप लोग जानते हो शेयर इशू आप लोग या प्रेफरेंस शेयर करोगे या इक्विटी शेयर करोगे, दोनों का प्रोसेस एक ही है,
आप इक्विटी शेयर करोगे या प्रेफरेंस शेयर करोगे, दोनों का प्रोसेस सेम है। आप लोग ये भी देख लिए कि भैया हम लोग इक्विटी इशू करें या प्रेफरेंस इशू करें, दोनों का तो कॉन्सेप्ट सेम ही है, अल्टीमेट है, दोनों शेयर ही है ना। हाँ, दोनों का थ्योरी अलग अलग है, लेकिन भैया शेयर इशू करते टाइम हम लोग को इससे फर्क नहीं पड़ता कि दोनों का थ्योरी अलग है कि नहीं, हम लोग का दोनों का प्रोसेस तो सेम रहता है। ठीक है ना, दोनों का भैया प्रोसेस तो सेम रहता है। तो आप शेयर इशू करोगे फॉर कैश में, नहीं तो आप करोगे फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये पूरा फाइनल मैं चार्ट बना रहा हूँ, आप लोग मेरे से जो जो लेक्चर देख रहे हो, मेरा मैंने डिस्क्रिप्शन में नंबर डाला है, आप लोग मेरे से मैसेज करके आप ये चार्ट मेरे से ले सकते हो। प्रॉपर आपको रिवीजन में काम आएगा अगर आपने पूरा लेक्चर अच्छे से देखा है तो। मैं फाइनल पूरा हर चीज में एक चार्ट में आपको समराइज करा देता हूँ। तो भैया ये समझ गए, हम लोग इक्विटी शेयर का इशू करें कि प्रेफरेंस शेयर का इशू करें, दोनों का सेम प्रोसेस है, कोई चेंजेस नहीं है। बस जहां जहां हम लोग इक्विटी लिखते थे वहां वहां हम लोग प्रेफरेंस का वर्ड यूज कर देंगे, कोई दिक्कत का बात नहीं है यहाँ तक। प्लीज मैं बोल रहा हूँ, आप लोग मेरे से नंबर में मैसेज करके ले लो, ठीक है। अभी हम लोग इक्विटी इशू करेंगे, प्रेफरेंस शेयर करें, बात एक ही है। अभी यार दोनों कैसे इशू हो सकता है, या तो हम लोग बदले फॉर कैश, या तो हम लोग शेयर इशू करके बदले में रुपया ले ले, या तो हम लोग शेयर इशू करके बदले में लैंड बिल्डिंग एसेट कुछ ले ले, वो अदर देन कैश वाला कॉन्सेप्ट है। अभी यार चलो अब हम लोग फोकस करते हैं फॉर कैश वाले में, हम लोग फोकस करते हैं फॉर कैश वाले में, ठीक है। अब देखो, जब फोकस करते हैं कैश वाले में, भैया एक एक स्टेज करके आता है, एक एक स्टेज करके क्या होता है भैया, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है, सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव होता है ना, हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है। तो भैया जब भी एप्लीकेशन मनी रिसीव होता है, हम लोग जनरल एंट्री क्या मारते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। मैं इक्विटी शेयर लेके चल रहा हूँ, आप लोग जानते हो कि इक्विटी जैसे करेंगे प्रेफरेंस भी सेम है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट ये एंट्री मारते हैं ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। हाँ भैया, एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। फिर भैया नेक्स्ट क्या रहता है भैया, कुछ हो सकता है कि पब्लिक ने एक्स्ट्रा मनी के लिए अप्लाई कर दिया हो, पब्लिक ने एक्स्ट्रा शेयर के लिए अप्लाई कर दिया हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ रुपया रिफंड करना पड़ेगा। कुछ रुपया रिफंड कब करना पड़ता है, रिफंड इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, है ना। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हमारे पास आ गया तो भैया कुछ रुपया आपको रिफंड करना पड़ता है। तो रिफंड के टाइम पता है आप क्या जर्नल एंट्री मारते हो, मैंने तो आपको कहा कि उल्टा जर्नल एंट्री मार दो, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना, मतलब भी बताया था, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब भैया फाइनली हम लोग क्या करते हैं, फाइनली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रांसफर एंट्री मार देते हैं, है ना, ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल। तो भैया हम लोग क्या एंट्री मारते हैं, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को कैपिटल बना दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा एक स्टेप, एप्लीकेशन तक तो भैया हमें इससे ज्यादा परेशानी नहीं हुआ, इससे ज्यादा परेशानी नहीं हुआ, है ना, ये हो गया। लेकिन भैया, लेकिन भैया आप तो एक चीज बताना भूल गए, आप तो एक चीज बताना भूल गए, जो जो मैं स्टार मार के एंट्री कराऊंगा, जो जो मैं स्टार मार के एंट्री कराऊंगा, हो सकता है कि वो अलग केस हो। एक केस क्या हो सकता है आपके साथ, एक केस क्या हो सकता है, एक्सेस मनी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट, ये भी तो केस आ सकता है। भैया एप्लीकेशन में आपको एक्सेस मनी मिल गया, जो कि आप एडजस्ट करोगे आगे, इसके साथ एडजस्ट करोगे अलॉटमेंट के साथ, तो भैया आप बता दो आप क्या एंट्री मारोगे। भैया देखो, है ना, तो आप क्या एंट्री मारते, भैया अगर मुझे एक्सेस मनी मिल जाता तो मैं क्या एंट्री मारता पता है, मैं मारता इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, है ना।
हम लोग कहाँ से एडजस्ट करें, अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल, कहीं से भी एडजस्ट करेंगे तो हम लोग ये लिख देंगे। मेरे केस में मैं अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करूँ तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सिंपल है भैया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है भैया, एडजस्ट भी हो रहा है प्लस में ट्रांसफर एंट्री भी मारा जा रहा है, दोनों काम हो गया है ना। तो भैया ये था हमारा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में भैया हमें इससे ज्यादा परेशानी नहीं हुआ। अब आप क्या करोगे, अलॉटमेंट ड्यू, आप क्या करोगे, अलॉटमेंट ड्यू। मैं मान लो अलॉटमेंट का ड्यू भी कर रहा हूँ, प्लस मैं ये डीम्ड कर रहा हूँ कि हमारे क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन मनी भी रहेगा, है ना। तो भैया हम लोग क्या एंट्री मारेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। एक ऊपर तो एक लाइन तो ऊपर कर सकता हूँ। मैं मान रहा हूँ सब्सक्रिप्शन, सॉरी सब्सक्रिप्शन क्यों लिख रहा हूँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा, द सिक्योरिटीज प्रीमियम, है ना, प्रीमियम वाला क्वेश्चन था ना। आपको अलॉटमेंट ड्यू करना है, तो अलॉटमेंट ड्यू के टाइम हम लोग क्या एंट्री मारते थे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, है ना। फिर नेक्स्ट एंट्री भैया क्या हो सकता है, भैया नेक्स्ट एंट्री हो सकता है कि अलॉटमेंट मनी रिसीव, आपको अलॉटमेंट मनी मिला, अलॉटमेंट मनी रिसीव। तो भैया अगर आपको अलॉटमेंट मनी मिलेगा तो पता है आप क्या जर्नल एंट्री मारोगे, आपको बैंक में रुपया मिला, बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, कहाँ का मिला, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट। लेकिन भैया एक केस तो और हो सकता है जो कि मैंने ऊपर स्टार मार्क देके कराया था कि एक्सेस मनी अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट हुआ है। तो भैया तो उस केस में अलॉटमेंट मनी रिसीव, मैं आपको बता रहा हूँ, अलॉटमेंट मनी रिसीव हुआ प्लस में एक्सेस मनी एडजस्टेड, एक्सेस मनी भी एडजस्ट करोगे, साथ साथ एक शेयर होल्डर ने फेल भी कर दिया, कॉल सीनियर, साथ साथ किसी ने एडवांस में रुपया दे दिया। सोच रहे हो एक एंट्री में कितना चीज। तो भैया ऐसे एंट्री से हम लोग कैसे डील करेंगे, ऐसे एंट्री के लिए क्या एंट्री होता है, सिमिलरली बैंक अकाउंट डेबिट। भैया बैंक में तो आपके रुपया आया, है ना। भैया आप अलॉट एप्लीकेशन के टाइम का मनी कुछ एडजस्ट करोगे, तो जो एडजस्ट करोगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, है ना, यही बताया था ना। अलॉटमेंट में एडजस्ट करोगे एप्लीकेशन का तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। भैया एक शेयर होल्डर तो आपको रुपया नहीं देगा क्योंकि वो फेल कर दिया है, तो कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट, कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और भैया एक जन ने एडवांस में रुपया दे दिया तो एडवांस हमारे लिए लाइबिलिटी होता है, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, है ना। एक एंट्री में देखो कितना सारा मर्जअप कर दिया। लेकिन याद रखना ये जो केस रहता है, ये वाला जो केस रहता है, इस वाले केस को हम लोग क्या नाम देते हैं पता है, इस वाले केस को हम लोग नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, प्रो राटा अलॉटमेंट फेल। ये वाला कॉम्प्लेक्स एंट्री होता है जिसमें हमारा पूरा हिसाब किताब हमें बहुत करना रहता है, समझे। प्रो राटा मतलब कि भैया एप्लीकेशन का मनी आपका अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, लेकिन मेरे भाई ने तो अलॉटमेंट ही फेल कर दिया, तो उन्होंने कितना फेल किया वो हमें कैलकुलेट करना होता है, समझे। हमने कहा था कि आप एप्लीकेशन में रुपया दे दो, आपका अलॉटमेंट के टाइम एडजस्ट कर लेंगे, अलॉटमेंट आते आते मेरे भाई ने तो फेल कर दिया, तो हमारा एंट्री यहाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जो कि हमने लास्ट दिन भी किया।
आज सुबह भी किया। ठीक है भैया, ठीक है, यहाँ तक तो समझ आ गया। यहाँ तक भैया मोटा मोटा हमें एंट्री समझ आ गया। नेक्स्ट क्या हो सकता है भैया, नेक्स्ट क्या हो सकता है, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल क्यू ड्यू का एंट्री क्या मारोगे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सिंपल। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है भैया, फर्स्ट कॉल का आपको रुपया मिल गया, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। तो भैया इस केस में हम लोग क्या एंट्री मारते हैं, हमारे बैंक में रुपया आया, बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। मैं सब इक्विटी शेयर में लिखा रहा हूँ, अगर एग्जाम आपको प्रेफरेंस दे दिया तो आप प्रेफरेंस शेयर में लिख देना, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। लेकिन भैया एक केस हो सकता है, एक केस मेरा क्या हो सकता है, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव, आपको फर्स्ट कॉल मनी तो मिला, फर्स्ट कॉल मनी रिसीव हुआ, पर एक जन ने फेल कर दिया, और ऑलरेडी पेड इन अलॉटमेंट, है ना, अलॉटमेंट का टाइम पे कर दिया था, ऑलरेडी पेड इन अलॉटमेंट, उन्होंने क्या किया, अलॉटमेंट के टाइम ही मुझे एडवांस पे कर दिया था। ऐसा तो केस था ना कि भैया शेयर होल्डर ने एडवांस में पे कर दिया। तो उस केस में हमारा एंट्री क्या हो जाएगा, भैया बैंक में तो रुपया आया, बैंक अकाउंट डेबिट, एक शेयर होल्डर तो इसीलिए नहीं पड़े पे करेगा क्योंकि उसने तो फेल कर दिया, कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट कर देंगे, है ना। एक शेयर होल्डर क्यों नहीं फेल करेगा, क्योंकि भैया उन्होंने तो फेल कर दिया। एक शेयर होल्डर इसीलिए नहीं पड़े पे करेगा क्योंकि उसने एडवांस में अलॉटमेंट में पे कर दिया था, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कर देंगे। तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, समझे, ये समझे। देखो ना, अलॉटमेंट के टाइम इसने एडवांस दिया था ना, तो अलॉटमेंट के टाइम अगर आप एडवांस देते हो तो मैं एडवांस को क्रेडिट किया था, तो फर्स्ट कॉल के टाइम मैं वो एडवांस को एडजस्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट कॉल के टाइम मैं एडवांस में एडजस्ट कर दे रहा हूँ। अब नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है भैया, फाइनल कॉल मनी ड्यू। नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है, फाइनल कॉल मनी ड्यू, फाइनल कॉल मनी ड्यू, सिंपल, फाइनल कॉल मनी ड्यू, फाइनल कॉल को पहले ड्यू कर दो। तुम्हारा फाइनल कॉल का क्या एंट्री होता है, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर क्या होता है भैया, हो सकता है फाइनल कॉल मनी रिसीव, आपको फाइनल कॉल का रुपया मिला, तो आप क्या जर्नल एंट्री करोगे, बैंक में रुपया आया, बैंक अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। लेकिन भैया कुछ बात ऐसा था, कुछ बात ऐसा था, फाइनल कॉल रुपया तो मिला, फाइनल कॉल मनी तो मिला, बट एक जन फेल कर गया कॉल सीनेरियर, एक जन रुपया नहीं दिया, होता है ना बहुत सारा कि रुपया नहीं देता, और ऑलरेडी पेड ऑन अलॉटमेंट, ऑलरेडी पेड ऑन अलॉटमेंट, बट उसने तो अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल में पहले से ही पे करके रखा था। तो भैया आप जनरल एंट्री क्या मारोगे, कोई बैंक में रुपया तो आया, बैंक अकाउंट डेबिट, बट भैया एक शेयर होल्डर तो इसलिए नहीं देगा क्योंकि उसने कॉल सीनियर करके रखा है, कॉल सीनियर अकाउंट डेबिट। एक शेयर होल्डर तो इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसने ऑलरेडी अलॉटमेंट के टाइम पे कर दिया था, तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। बचा कुछ ही रुपया आपको, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कॉन्सेप्ट समझे, ये तो करते आ रहे थे, एक तरीके से रिवीजन हो रहा है ना, तरीके से रिवीजन हो रहा है, चलो बढ़िया।
ठीक है। अब भैया एक केस क्या हो सकता है, भैया अब केस क्या हो सकता है, भैया केस ये हो सकता है कि कॉल्स इन एडवांस वाले को आपको इंटरेस्ट देना होगा। हाँ, कंपनी पेड इंटरेस्ट टू कॉल्स इन एडवांस। कंपनी एडवांस वाले को इंटरेस्ट पे करेगी ना, एडवांस वाले को इंटरेस्ट पे करेगी ना। वो भी भैया क्या लिखा हुआ है, एज पर टेबल एफ, टेबल एफ के हिसाब से कितना इंटरेस्ट लिखा है भैया। जब भी कंपनी एडवांस वाले को इंटरेस्ट पे करती है तो कंपनी 12% के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेगी, है ना। तो जब भी कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी तो क्या करेगी भैया, इंटरेस्ट कंपनी के लिए खर्चा हो रहा है, खर्चा को डेबिट करते हैं, तो कंपनी क्या करेगी, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। कंपनी इंटरेस्ट किसको पे करेगी, टू शेयर होल्डर को पे कर देगी, है ना। लेकिन भैया टू शेयर होल्डर करने से थोड़ी होता है, आपको शेयर होल्डर को बैंक में पे भी तो करना होगा। तो आप नेक्स्ट एंट्री क्या मारोगे, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना। भैया क्या कैलकुलेशन रहता है वो मैंने आपको बता दिया था, टू बैंक अकाउंट। बाकी कुछ भी दिक्कत है एनी टाइम कॉल के लिए अवेलेबल, ठीक है। भैया नेक्स्ट केस हमारे पास क्या हो सकता है, कॉल्स इन एरियर मनी रिसीव। आपको कॉल्स इन एरियर का रुपया मिल रहा है, कॉल्स इन एरियर मनी रिसीव। तो जब भी आप कॉल्स इन एरियर का रुपया लोगे, हो सकता है ना कि शेयर होल्डर एक बार के लिए फेल कर दिया था, लेकिन 2 महीने बाद वो आके रुपया दे दिया। हाँ, तो जब भी रुपया देगा कैसे देगा, विद इंटरेस्ट रुपया देगा ना। जब भी कॉल सीनियर का रुपया देगा विद इंटरेस्ट। लेकिन याद रखना, क्या याद रखना, एज पर टेबल एफ, एज पर टेबल एफ इंटरेस्ट कितना लोगे, इंटरेस्ट कितना लोगे, 10%। कॉल सीनियर वाले से 10% से ज़्यादा नहीं लेंगे। तो भैया, भैया एक बात बता दो, मेरे बैंक में रुपया आ रहा है, मेरे बैंक में रुपया आ रहा है ना। हम्म, छोड़ो, बैंक में तो रुपया बाद में आ रहा है, पहले मैं इंटरेस्ट का बुकिंग करूंगा ना। पहले मैं क्या बुकिंग करूंगा भैया, इंटरेस्ट का बुकिंग करूंगा। इंटरेस्ट मुझे कौन देगा, मुझे वो शेयर होल्डर इंटरेस्ट देगा ना। मुझे कौन इंटरेस्ट देगा, शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, शेयर होल्डर मुझे इंटरेस्ट पे करेगा, है ना, इंटरेस्ट पे करेगा टू इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियर। वो मुझे इंटरेस्ट पे करेगा ना, और इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है, इसलिए मैं क्रेडिट कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना। बाद में शेयर होल्डर क्या करेगा, मेरे को बैंक में रुपया देगा, बैंक अकाउंट डेबिट, है ना, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, ये बैंक में भैया मेरा जो भी रुपया आएगा, बैंक में जो भी रुपया आएगा, बैंक में भैया मेरा इंटरेस्ट का भी रुपया आ जाएगा, इंटरेस्ट का भी रुपया आ जाएगा टू शेयर होल्डर, है ना। मुझे शेयर होल्डर से रुपया मिल जाएगा, समझ गए। और ये जो शेयर होल्डर से मुझे रुपया मिलेगा, मुझे इंटरेस्ट का भी रुपया मिलेगा, प्लस जो शेयर होल्डर ने कॉल सीनियर करके रखा था उसका भी रुपया मिल जाएगा। सिंपल सिंपल जनरल एंट्री मारो, ठीक है, ठीक है। मुझे बैंक में इंटरेस्ट का भी रुपया मिल जाएगा, प्लस शेयर होल्डर ने जो फेल किया था मुझे उसका भी रुपया मिल जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो आप लोग इंटरेस्ट समझ गए। लेकिन भैया केस आ सकता है फॉर फीचर का, फॉर फीचर का भैया केस कब आएगा, जब शेयर होल्डर, फॉर फीचर का केस क्या आएगा, जब शेयर होल्डर मुझे पेमेंट ही नहीं किया। या फॉर फीचर का केस क्या रहेगा, फॉर फीचर का जनरल एंट्री आप क्या मारोगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियर, टू कॉल सिनेरियर टू शेयर फॉर फीचर, टू शेयर फॉर फीचर, यही जनरल एंट्री मारोगे आप, है ना। लेकिन याद रखना, ये 2-3 बातें याद रखना। सबसे पहले तो आप क्या बात याद रखना कि सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम इफ पेड, अगर उन्होंने सिक्योरिटीज प्रीमियम का पेमेंट कर दिया है, हाँ,
तो नॉट फॉरफिटेड, उसको आप जब्त नहीं कर सकते, जो कि मैंने गलती किया था, है ना। लेकिन सिक्योरिटीज प्रीमियम, अगर शेयर होल्डर ने सिक्योरिटीज प्रीमियम का पेमेंट कर दिया है तो आप उसको जब्त नहीं कर सकते। लेकिन याद रखना, सिक्योरिटीज प्रीमियम इफ नॉट पेड, इफ नॉट पेड, अगर उन्होंने सिक्योरिटीज प्रीमियम का पे नहीं किया है, पेमेंट नहीं किया है, देन एड इन कॉल सीनेरियर, तब आप उसको कॉल सीनेरियर बोल सकते हो, है ना। तब आप उसको कॉल सीनेरियर में ऐड कर सकते हो कि हाँ भाई तुमने पेमेंट नहीं किया। लेकिन अगर उन्होंने सिक्योरिटीज प्रीमियम का पे कर दिया तो आप उसको जब्त नहीं कर सकते। फिर अब मेरा केस आता है री इशू का। मेरा केस क्या आता है भैया, री इशू, मैं री इशू कर रहा हूँ। तो भैया मैं री इशू करूंगा। अब री इशू के टाइम थिंक कैसे हो सकता है भैया, मैं जो शेयर री इशू कर रहा हूँ एट पार, एट पार कहने का मतलब आप लोग समझ रहे हो, 10 रुपया का शेयर मैं 10 ही रुपया में री इशू कर रहा हूँ। तो भैया मेरा जनरल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, समझ रहे हो, एट पार टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। लेकिन भैया मैं री इशू कर रहा हूँ, मान लो एट प्रीमियम, मैं प्रीमियम में इशू कर सकता हूँ ना। हाँ भैया, री इशू तो आप किसी में भी कर सकते हो, री इशू आप प्रीमियम में भी री इशू कर सकते हो। तो आप जनरल एंट्री पता क्या मारोगे, बैंक अकाउंट डेबिट, ये चार्ट मेरे से मांग लेना आप लोग। तो पता है आप जनरल एंट्री क्या मारोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिंपल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि भैया हमने प्रीमियम में री इशू किया है ना, टू शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, प्रीमियम अकाउंट। लेकिन भैया मान लो हमने री इशू किया डिस्काउंट में, भैया री इशू डिस्काउंट पे कर सकते हैं क्या। हाँ, री इशू तो आप किसी में भी कर सकते हो, री इशू करते टाइम कोई दिक्कत नहीं है, री इशू आप जैसे भी कर सकते हो। लेकिन नॉर्मल शेयर आप डिस्काउंट में नहीं इशू कर सकते, सब बताऊंगा। लेकिन भैया री इशू अगर हम लोग डिस्काउंट पे करेंगे तो डिस्काउंटेड अमाउंट को एडजस्ट कहाँ से करेंगे, मैं बता रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट, फॉर फ्यूचर से एडजस्ट कर लेना, हाँ, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, समझ गए। लास्ट में क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, ट्रांसफर, लास्ट में क्या होता है, ट्रांसफर शेयर फॉर फ्यूचर मनी टू कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉर फ्यूचर का जो भी मनी आया आपके पास, हाँ, टू कैपिटल रिजर्व, है ना। जो भी आपके पास शेयर फॉर फ्यूचर का रुपया बचा है सबको कैपिटल रिजर्व में डाल दो। तो मैं क्या एंट्री मारूंगा, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट कैपिटल रिजर्व अकाउंट। बट इसमें ध्यान रखना है, इसमें क्या ध्यान रखना है, वाइल कैलकुलेटिंग, कैलकुलेशन के टाइम, वाइल कैलकुलेशन, बी इंश्योर, इंश्योर हो जाना आप, बी इंश्योर अबाउट नंबर ऑफ शेयर forfeited and reissued, forfeited and reissued, है ना। if number of share forfeited is equal to number of share reissued, then okay। हाँ, अगर आपने जितना फॉरफिट किया आपने उतना भी रीइशू किया तब तो कोई दिक्कत ही का बात नहीं है भैया, ये तो हम लोग देख लिए थे। लेकिन याद रखना, इफ नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड, आपने जितना फॉरफिट किया, हाँ, वो ज्यादा है, लेकिन आपने रीइशू कम किया, आपने रीइशू कम किया, रीइशू, देन कैलकुलेशन
रिक्वायर्ड, देन आपको कैलकुलेशन लगेगा फॉर अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, समझे? फॉर अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, अगर आपने जितना फॉरफीचर किया आपने उतना ही रीइशू कर दिया तब तो भैया कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे सब में। लेकिन आपने मान लो फॉरफीचर ज्यादा किया, रीइशू कम किया, तब तो आपको कैलकुलेशन लगेगा कि आप कितना रुपया कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। देख लो कितना लिख लिया, है ना? ये हो गया पूरा समरी में, हमने नोट्स प्रिपेयर कर लिया पूरा समरी में। अगर आपको एग्जाम के एक दिन पहले पूरा जर्नल एंट्री आपको रिवाइज करना है, बस आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो, फिर जर्नल एंट्री रिवाइज करना है तो आपका आराम से हो जाएगा। बस आप समझ गए ना? टू कैपिटल रिजर्व, सॉरी सॉरी, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, है ना? टू कैपिटल रिजर्व एकदम देखो शॉर्ट है, पूरा जर्नल एंट्री हम लोग शुरू से लेकर लास्ट तक समझे, तो आप लोग कैपिटल रिजर्व समझ आ गया कि भैया एक्चुअली होता क्या, कंपनी कभी भी जब्त करके, कंपनी कभी भी किसी का शेयर फॉर फीचर कर रही है, लेकिन कंपनी तो खुशी में नाच रही है, हाँ मुझे प्रॉफिट हुआ प्रॉफिट हुआ। कंपनी से बोला है खुश मत हो इतना, आपको प्रॉफिट हुआ मानते हैं, लेकिन ये हम आप लोग को फ्रीली यूज करने नहीं देंगे, डिविडेंड विविडेंड पार्टी नहीं देंगे, सारा रुपया को आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करो, सारा को किस में ट्रांसफर कर दो, कैपिटल रिजर्व में। ऐसे ही याद है हम लोग एक बिजनेस खरीद रहे थे और कंपनी को प्रॉफिट हो गया था, उस केस में भी हम लोग क्या बोल रहे थे, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना। तो मान लो कभी भी कंपनी को ना कोई कैपिटल गेन हो रहा है जो कि नॉर्मली कोर्स ऑफ बिजनेस से कंपनी का नहीं होता, है ना, तो कंपनी सारा रुपया को किस में ट्रांसफर कर देती है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देती है। ये पता है क्या किस लिए काम आता है? ये तब काम आता है भैया मेरे, लाइक मान लो बोनस शेयर वगैरह इशू करने में काम आता है। ठीक है, जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे आप लोग को क्लैरिटी आती जाएगा। ठीक है, क्लैरिटी आती जाएगा। बस मैंने आप लोग को लास्ट दिन, मैंने आप लोग को एक क्लास में बताया था ना कि भैया जो सिक्योरिटीज प्रीमियम होता है वो भी एक टाइप का रिजर्व होता है जो कि कंपनी फ्रीली यूज नहीं कर सकती। और एक और रिजर्व हम लोग दो रिजर्व के बारे में सीखे अभी तक, एक सिक्योरिटीज प्रीमियम के लिए सीख लिए इस चैप्टर में, एक कैपिटल रिजर्व के लिए भी सीख लिए। लेकिन भैया ये तो केस था मेरा कौन सा, जब कंपनी शेयर इशू करती है और बदले में रुपया लेती है, ये बदले में रुपया लेती है। लेकिन भैया अब हम लोग कौन सा केस कर रहे हैं कि बदले में कंपनी रुपया नहीं ली, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कंपनी बदले में क्या लेती है, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, क्या लेती है, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, है ना, फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ठीक है, अदर देन कैश, अदर देन कैश। तो हम लोग का सबसे पहले केस क्या आएगा, वाइल परचेजिंग एसेट, जब कंपनी एक एसेट परचेज करती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं पता है, वाइल परचेजिंग एसेट या लाइबिलिटी कुछ भी, कंपनी एसेट और लाइबिलिटी दोनों ही तो परचेज कर सकती है, मैंने आपको एग्जांपल दिया था। तो आप लोग पता है क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको एसेट अकाउंट डेबिट, आपको एसेट को डेबिट करना है ना, और जो आपने लाइबिलिटी खरीदा, लाइबिलिटी को क्रेडिट करना है टू लाइबिलिटीज अकाउंट, है ना। और किससे खरीदा आपने, टू वेंडर, वेंडर से खरीदा ना, तो टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, वाइल इशू इक्विटी शेयर, जब आप इक्विटी शेयर इशू करोगे, जब आप इक्विटी शेयर इशू करोगे इनको, तो आप पता क्या जनरल एंट्री मारोगे भैया, वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, आप ये लोग को इक्विटी शेयर इशू कर दोगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, है ना। हो सकता है आपके क्वेश्चन में प्रीमियम भी हो, है ना। अच्छा हो सकता है भैया क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि पेड वेंडर इन कैश, आप अपने वेंडर को कैश में पेमेंट कर रहे हो, मतलब रुपया पेमेंट कर रहे हो, तो भैया तो पता है तो सिंपल जनरल एंट्री है, वेंडर को रुपया दे दिए, वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप वेंडर को कुछ रुपया कैश में दे दिए, बचा कुचा का शेयर दे दिए, नहीं हो सकता, आपने वेंडर से कुछ खरीदा, कुछ रुपया आपने शेयर में दे दिया, कुछ रुपया आप कैश में दे दिए, हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, अब एक स्पेशल केस है, परचेज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, परचेज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज बट pays the vendor more than,
द नेट एसेट्स अमाउंट। मतलब बोला भैया हमने एसेट और लाइबिलिटी दोनों खरीदा, लेकिन एसेट और लाइबिलिटी खरीदने के बाद नेट नेट में मेरे को जितना का सामान मिला, मैं वेंडर को उससे ज्यादा का, मैं उस वेंडर को उससे ज्यादा का वो दे दे रहा हूँ, मतलब उससे ज्यादा का पेमेंट कर रहा हूँ। तो भैया हम लोग पता है तो जनरल एंट्री क्या करेंगे, हम लोग एसेट्स अकाउंट को डेबिट करते हैं। हम लोग इस केस में एसेट्स अकाउंट को डेबिट करते हैं, है ना। और लाइबिलिटीज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, जैसा सिखाया था, लाइबिलिटीज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। सॉरी ये थोड़ी होता है, टू लाइबिलिटीज अकाउंट, टू वेंडर अकाउंट। वेंडर को रुपया पेमेंट कर देते हैं, वेंडर को मान लो ज्यादा पेमेंट कर रहे हैं, बचा कुचा का पता है मेरा क्रिएट क्या हो जाता है, गुडविल क्रिएट हो जाता है, गुडविल अकाउंट डेबिट हो जाता है। इस केस में भैया मेरा गुडविल क्रिएट हो जाता है, मैंने बताया था, है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एट दिस टाइम, क्या लिखेंगे, एट दिस टाइम अ न्यू एसेट गुडविल इज क्रिएटेड, है ना। गुडविल क्रिएट हो जाता है। गुडविल क्यों भैया, क्योंकि हमने वेंडर को ज्यादा पेमेंट किया ना, ज्यादा क्यों पेमेंट किया होगा, फ्री में तो नहीं किया, जरूर उसका कंपनी का कुछ गुडविल है तभी पेमेंट किया है। लेकिन भैया एक और केस हो सकता है, एक और केस क्या हो सकता है, परचेज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एंड पेज द वेंडर, हम लोग वेंडर को पे कर रहे हैं लेस देन, कम रुपया पे कर रहे हैं लेस देन द नेट एसेट्स परचेज, हम लोग उसको कम पेमेंट कर रहे हैं। भैया हम लोगों ने उनसे जितना का सामान खरीदा, हम लोग उससे जितना का ज्यादा खरीदा, हम लोग उससे कम पेमेंट कर रहे हैं। तो भैया पता है तो मेरा जर्नल एंट्री क्या होता है, भैया मैंने कुछ एसेट्स खरीदा, एसेट्स अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट, टू लाइबिलिटीज अकाउंट, वेंडर अकाउंट। और भैया हमने जो कम पे किया उसको, जो कम पे किया वो कंपनी के लिए प्रॉफिट तो है, लेकिन वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है ऑटोमेटिकली, कैपिटल रिजर्व में, मैंने आपको बताया था, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, जो कि बीएफ बैलेंसिंग फिगर आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसे क्या लिखेंगे, एट दिस टाइम, दिस टाइम क्या होता है, एट दिस टाइम अ न्यू, एट दिस टाइम कंपनी इज इन प्रॉफिट, कंपनी प्रॉफिट में है ना, कंपनी इज इन प्रॉफिट, दैट लेस अमाउंट पेज टू द वेंडर, कंपनी प्रॉफिट में है ना, कि कंपनी ने वेंडर को कम रुपया पे किया, सो द प्रॉफिट अमाउंट, अमाउंट इज टू बी सोन एज कैपिटल रिजर्व। तो कंपनी क्या करेगी, प्रॉफिट अमाउंट को कैपिटल रिजर्व से दिखाएगी, ठीक है। कैसे शो करेगी, कैपिटल रिजर्व अकाउंट के थ्रू दिखाएगी, ठीक है। एक ये भैया ये केस हो गया। लेकिन भैया एक केस हमारा और हो सकता है, एक केस हमारा और हो सकता है, वेन कंपनी, वेन कंपनी इशू शेयर, जब कंपनी शेयर इशू कर रही है एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, है ना। कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हो रहा था तब कंपनी शेयर इशू कर रही है, उस केस में भैया क्या करोगे आप, जनरल एंट्री, भैया देखो, जब कंपनी इनकॉर्पोरेशन हो रही है, कॉर्पोरेशन टू द प्रोमोटर्स, कंपनी किसको इशू कर रही है, अपने प्रोमोटर्स को। भैया जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रहा था तब तो कंपनी को प्रोमोटर लोग को शेयर देना ही पड़ेगा, लेकिन कंपनी को बदले में रुपया तो नहीं मिलेगा। तो उसके से पता है कंपनी क्या करती है, गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देती है। कंपनी ये मान लेती है जो भी मैं शेयर इशू कर रहा हूँ सब गुडविल के लिए पेमेंट कर रहा हूँ, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। ये हो गया। तो भैया हमने तीन केस जैसा जैसा हमने पढ़ा था सब हमने सीख लिया। बस इस केस में, ये वाला जो हमारा केस है, इस केस में आपको एग्जामिनर ये पूछ सकता है, हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ शेयर इशू, या आपने कितना शेयर इशू किया वेंडर को,
इशू टू वेंडर। आप वेंडर को कितना शेयर इशू कर रहे हो, आप कैसे कैलकुलेट करोगे, मैं बोलूँ कैसे कैलकुलेट करोगे। नेट में परचेज कंसिडरेशन, नेट में आपने कितना परचेज किया, कंसिडरेशन मतलब समझ रहे हो ना, थोड़ा तो इंग्लिश समझ रहे हो। नेट परचेज कंसिडरेशन, टोटल में आपने कितना परचेज किया आप वो लिखोगे। इक्विटी शेयर फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर प्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक है, कैसे आप परचेस करोगे, कैसे आप कैलकुलेट करोगे कि मैंने टोटल कितना शेयर इशू किया अपने वेंडर को, तो आपको टोटल टोटल में आपने कितना का सामान खरीदा आपको वो लिखना है, डिवाइडेड बाई एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है, प्लस में प्रीमियम आप कितना ले रहे हो, बस। देख लो कितना प्यारा सा हमने पूरा नोट्स बना दिया। जैसा कि मैंने आपको बोला था ना कि पूरा एक चार्ट में मैं आपको रिवीजन करा दूंगा, 2-3 दिन से कहता जा रहा हूँ। ठीक है, वो करा दिया। अब एक चीज याद रखो, एक चीज याद रखो भैया, एप्लीकेशन में हम लोग कितना रुपया ले सकते हैं, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन हम लोग कितना रुपया अपने शेयर होल्डर से ले सकते हैं, मैं आपको नीचे लिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा कॉन्सेप्ट ओवर, ये हमारा हो गया पूरा कॉन्सेप्ट ओवर, यहाँ तक हो गया पूरा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। ठीक है भैया, पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग जर्नल एंट्री का तो देख लिया। एक बात भैया मैं आप लोग को बता दूं, एक बात मैं आप लोग को बता दूं, हाउ मच मनी, आप लोग के मन में क्वेश्चन नहीं आया भैया, कंपनी जब भी शेयर इशू कर रही है तो कंपनी कुछ रुपया एप्लीकेशन, कुछ रुपया अलॉटमेंट, कुछ रुपया फर्स्ट कॉल, कुछ रुपया फाइनल कॉल, कंपनी ऐसे तो ले रहा है। हाँ एकदम करेक्ट है, कंपनी जब भी शेयर इशू करता है तो कंपनी कुछ रुपया एप्लीकेशन में लेगा, कुछ रुपया अलॉटमेंट में लेगा, कुछ रुपया फर्स्ट कॉल में लेगा, कुछ रुपया फाइनल कॉल में लेगा, होता है। लेकिन भैया आपके मन में क्वेश्चन नहीं आया, हाउ मच मनी, हाउ मच मनी अ हाउ मच मनी अ कंपनी कैन टेक इन एप्लीकेशन एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। आपके मन में ये क्वेश्चन नहीं आया कि भैया एप्लीकेशन के टाइम एक कंपनी कितना रुपया लेगी, कितना रुपया लेगी। तो बोले अब इसमें ना दो डिबेटेबल है। क्या कॉन्सेप्ट है, एक है एज पर कंपनीज एक्ट 2013, एज पर कंपनीज एक्ट 2013 हो सकता है आपको थ्योरी के रूप में दे दे, मैं आप लोग को पूरा क्लियर करा दे रहा हूँ। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 एक तो बात करता है, और एक कौन बात करता है, एज पर सेबी, एज पर सेबी, सेबी भी इसमें बात करता है। सेबी का जो आईसीडीआर एलओडीआर रेगुलेशन है वो भी उसमें कुछ बात करता है। तो भैया कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आप मिनिमम, कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आप मिनिमम 5% ऑफ फेस वैल्यू तो लोगे ही लोगे। लाइक भैया मेरे, अगर मेरा मान लो, मेरा फेस वैल्यू है कंपनी का 10 रुपया, तो आप 0.5 रुपया तो आपको एप्लीकेशन में लेना ही है ना। ये कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि 5% रुपया फेस वैल्यू का तो आपको लेना ही है, फेस वैल्यू का 5% रुपया तो आपको लेना ही है। लाइक मान लो आपका शेयर का फेस वैल्यू है 100 रुपया, तो भैया आप एप्लीकेशन में 25 रुपया, 5 रुपया तो लोगे ही लोगे। लेकिन भैया शेयर सेबी क्या बोलता है, 25% ऑफ इशू प्राइस, दो वर्ड में ध्यान देना। भैया सेबी ने बोला कि आप शेयर इशू कर रहे हो मान लो 10,000 में, तो आपको एप्लीकेशन में 25% दैट मीन्स 2,500 रुपया तो लेना ही है। कंपनीज एक्ट 2013 बोला फेस वैल्यू का 5% लेना ही है, सेबी बोलता है इशू प्राइस का 25% तो आपको लेना ही है। दोनों का अपना अपना कॉन्सेप्ट है भैया। जब आप लोग आगे पढ़ाई करोगे अपना कंपनीज एक्ट सेबी वेबी, तो आप लोग को ज्यादा क्लैरिटी आएगा। एज पर अकाउंटिंग बस आप लोग को इतना नॉलेज रखना है, आई थिंक इनफ है, आई थिंक मोर देन इनफ। ओके, मोर देन इनफ है, ठीक है, मोर देन इनफ है। तो चलो भैया हम लोग का मोटा मोटा कॉन्सेप्ट तो पढ़ना हो गया, मोटा मोटा तो कॉन्सेप्ट हम लोग का पढ़ना हो गया। ठीक है, अब जो बचा कुचा आई थिंक हम लोग के हिसाब से थोड़ा सा एमसीक्यू ट्रू फॉल्स है, तो कंप्लीट कर लेना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। जो हमारा एमसीक्यू ट्रू फॉल्स वगैरह है भैया, ये सब अपने को देख लेना चाहिए। ठीक है, तो भैया हम लोग एक बार एमसीक्यू ट्रू फॉल्स हम लोग एक बार नजर मार लेते हैं जल्दी से, अब बेसी टाइम नहीं लगेगा, मोटा मोटा तो सब बता दिया। ये क्या बोला भैया, तो आप लोग को चार्ट बना दिया, जिन लोग को भी चार्ट चाहिए प्लीज मुझे मैसेज करके आप लोग चार्ट मांग लो, नहीं तो अगर आप लोग साथ साथ बनाते जा रहे हो तो और भी अच्छा है। बड़ा लाइबिलिटी ऑफ ए होल्डर ऑफ शेयर, बड़ा एक शेयर का कितना, एक जो पर्सन शेयर होल्डर कर रहा है उसके माथे में कितना कर्जा है, तो या उसके माथे में इतना कर्जा है
उसके माथे में कितना कर्जा है पता है? बोला उसके माथे में कितना कर्जा है फेस वैल्यू का। नहीं भैया एक बात बताओ, मेरे कंपनी का फेस वैल्यू अगर मान लो 10 रुपया है, लेकिन अगर मैं शेयर इशू कर रहा हूँ 100 रुपया में, क्या ये पॉसिबल है? ये बता दो। हाँ भैया, शेयर का वैल्यू अगर 10 रुपया है, आप इशू कर रहे हो 100 रुपया में, दैट मीन्स आप प्रीमियम ले रहे हो 90 का। आप प्रीमियम ले रहे हो 90 का। तो भैया एक शेयर होल्डर के माथे में कर्जा 10 रुपया का कैसे है? शेयर होल्डर के माथे में तो पूरा 100 रुपया का कर्जा होगा ना। समझ रहे हो? ये हमें बोल रहा है एक शेयर होल्डर के माथे में लाइबिलिटी कितने का होता है? लिमिटेड कितने का लाइबिलिटी होता है? जितना का फेस वैल्यू रहता है उतना का ही होता है। नहीं भैया, एक शेयर होल्डर के माथे में लाइबिलिटी पूरा इशू प्राइस तक का रहता है। क्या उसको 10 ही रुपया देना है? नहीं भैया, पूरा 100 रुपया देना है, तो 100 रुपया का कर्जा। बोलता ऑथोराइज कैपिटल अपियर इन द बैलेंस शीट एज फेस वैल्यू। और आपका जो भी ऑथोराइज शेयर कैपिटल है वो आपके फेस वैल्यू पे जाता है। हाँ भैया ट्रू, हम लोग का जो ऑथोराइज कैपिटल है वो तो फेस वैल्यू पे ही जाएगा, क्योंकि भैया ऑथोराइज कैपिटल मतलब जब कंपनी 10 साल पहले इंकॉर्पोरेट हुआ था, तब कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बोल के एक डॉक्यूमेंट है, कंपनी उसमें मेंशन करता है कि ड्यूरिंग द लाइफ टाइम मैं अपना इतना शेयर इशू करूंगा 10 रुपया करके। अब ड्यूरिंग द ईयर कंपनी का क्योंकि इतना अच्छा गुडविल है, इतना अच्छा कंपनी वर्क कर रहा है, तो कंपनी प्रीमियम में रुपया लेता है सबसे। ठीक है। फिर बोलता है भैया द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर मे वेरी फ्रॉम ईयर टू ईयर। नहीं भैया, प्रेफरेंस शेयर का प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो है उनका डिविडेंड थोड़ी चेंज होता है, उनका डिविडेंड तो फिक्स रहता है। ये तो हमारे इक्विटी शेयर वाले हैं जिनका कोई फिक्स नहीं रहता, कभी डिविडेंड दो तो चलेगा, नहीं दो तो चलेगा, क्योंकि वो तो घर के मेहमान है। और एक कंपनी में इशू शेयर एट ए डिस्काउंट टू द पब्लिक इन जनरल। नहीं भैया, कंपनी किसी को भी कंपनी शेयर एट पार में इशू कर सकता है, कंपनी शेयर एट प्रीमियम में इशू कर सकता है, लेकिन कंपनी किसी को भी डिस्काउंट में शेयर इशू नहीं कर सकता। कंपनी डिस्काउंट में सिर्फ अपने एम्प्लॉय को शेयर इशू कर सकता है, याद रखना। कंपनी पार में शेयर इशू कर सकता है, प्रीमियम में कर सकता है, लेकिन डिस्काउंट में शेयर कंपनी किसी को भी इशू नहीं कर सकता। सिर्फ अपने एम्प्लॉय लोग को ईसोप के थ्रू कर सकता है। हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। बस आप याद रखो, जब हम लोग शेयर री इशू करते हैं ना भैया, री इशू करते टाइम कंपनी ऐसे सिचुएशन में रहती है कि जो उसका शेयर खरीद ले वो अच्छा। जब एट द टाइम ऑफ री इशू कंपनी क्या सोचती है, जो उसका शेयर खरीद ले वो अच्छा, क्योंकि ऐसे ही अभी इतना लंबा चौड़ा जब तो किए हैं, तो री इशू करते टाइम डिस्काउंट चलेगा। री इशू करते टाइम डिस्काउंट चलेगा, ठीक है। री इशू करते टाइम भैया डिस्काउंट चलेगा, लेकिन भैया नॉर्मल के टाइम एट द टाइम ऑफ फर्स्ट टाइम कंपनी डिस्काउंट में नहीं री इशू कर सकती है, लेकिन री इशू करते टाइम डिस्काउंट चलेगा। बोला भैया स्वेट इक्विटी शेयर आर दोस्त जो कि अपने एम्प्लॉय या डायरेक्टर को देते हैं डिस्काउंट पे। हाँ भैया बोला ना, अभी अभी तो बोला ना कि कंपनी अपने एम्प्लॉय लोग को स्वेट इक्विटी शेयर इशोप वगैरह दे सकती है। बोला भैया एज पर टेबल एफ कॉल्स इन एरियर का रेट 12%। नहीं भैया, कॉल्स इन एरियर का 10%, कॉल्स इन एडवांस का 12%, दोनों ही उल्टा बोल रहा है। बोला भैया नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर एंजॉय वोटिंग राइट। नहीं भैया, दो देखो, दो टाइप के प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, पढ़े थे ना थोड़ा छोटा में। एक होता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, एक होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वाले हमारे वोटिंग राइट में इंजॉय कर सकते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर वाले वोटिंग राइट का एंजॉय नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो नाम ही है नॉन पार्टिसिपेटिंग, कोई चीज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। पूरा फॉरफिटेड शेयर आर अवेलेबल टू द कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, यस ट्रू। एंड इसीलिए कंपनी इसको ऑन डिस्काउंट भी इशू कर सकती है, इसीलिए फॉरफिटेड शेयर को कंपनी ऑन डिस्काउंट भी इशू कर सकती है। थोड़ा लॉस ऑन डी शुड एक्सीड द फॉरफिटेड अमाउंट। सुनो क्या बोला, आपने एक शेयर का आपने एक शेयर का आपने एक शेयर को मान लो जब्त कितना रुपया में किया, मान लो मैं 6-6 रुपया में जब्त कर रहा हूँ, तो आप री इशू करते टाइम क्या 8 रुपया का लॉस में री इशू कर पाओगे? ये बताओ भैया, जब्त करके ही मैं 6 रुपया कमाया हूँ, मैं 8 रुपया में कैसे लॉस में री इशू कर दूं? नहीं भैया, ये तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं तो उतना ही लॉस एक्सेप्ट करूंगा ना जितना मैंने कमाया अभी 6 रुपया, और मैं री इशू करते टाइम 8 रुपया का लॉस कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ? नहीं भैया, ये तो नहीं चलेगा। वही बोल रहा है, आप री इशू करते टाइम लॉस फॉरफिटेड अमाउंट से ज्यादा का कर सकते हो। नहीं भैया नहीं, ज्यादा का कैसे करूंगा, मुझे तो कैपिटल रिजर्व में कैसे ट्रांसफर होगा? ठीक है, कहा भाग गया? तो देखो, ठीक है। तो चलो एक बार हम लोग देख लेते हैं, एक बार क्या मैंने सही कराया कि नहीं, एक बार देख लेते हैं। हम लोग का 2, 5 और 9 नंबर ट्रू हुआ, बाद बाकी सब फॉल्स है। हमारा 2, 5 और 9 नंबर ट्रू हुआ, बाद बाकी सब फॉल्स है। एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। भैया 2, 5 और 9 नंबर हमारा ट्रू हुआ, बाद बाकी सब हमारा फॉल्स है, बाद बाकी सब फॉल्स है। ठीक है, बाद बाकी भैया सब फॉल्स है।
चलो हम लोग एक बार एमसीक्यू भी जल्दी से नजर घुमा लेते हैं, 5 मिनट लगेगा। हो रहा है भैया, जो भी आप एक्सेस अमाउंट आपको रिसीव होता है पार वैल्यू से ज्यादा, मतलब एक शेयर का दाम था 10 रुपया, लेकिन मैं ले रहा हूँ 20 रुपया, 50 रुपया, तो भैया सबको तो हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम में क्रेडिट करते हैं, इतना तो हमें पता है। फिर भैया बोल रहा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आप किस लिए यूटिलाइज कर सकते हो? भैया बताओ, सिक्योरिटी प्रीमियम किस लिए यूटिलाइज कर सकते हो? क्या फिक्स एसेट का लॉस के लिए? नहीं भैया, ऐसा तो नहीं पड़ा था। रेवेन्यू नेचर ये भी नहीं पड़ा था। हाँ भैया, डिवेंचर या इशू ये हमारे लिस्ट में था, जो हमने 5 चीज पढ़ा था। बाई बैक, बोनस इशू, क्या था, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, और बाई बैक, बोनस इशू, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, और फिर ये क्या बोलते हैं, शेयर इशू एक्सपेंस, और डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर का रिडीम करते टाइम, ये सबको आप यूटिलाइज कर सकते हो। हमने साफ साफ पढ़ा था। फिर भैया क्या बोल रहा है, जब शेयर फॉरफिटेड होता है, जब हम शेयर जब्त करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। या फॉरफिचर एंट्री क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू कॉल सीनियर, टू शेयर फॉरफिचर, ये हमारा ये जनरल एंट्री होता है। तो भैया इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड इक्विटी शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट। हाँ, शेयर फॉरफिचर अकाउंट डेबिट विद पेड अप नहीं, कॉल्ड अप, कि हमने जितना कॉल किया, जितना कॉल किया और हमें जितना फॉरफीचर में रुपया मिल गया। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, रिकॉर्डिंग ठीक ठाक हो रहा है ना? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, जब भी हम लोग शेयर जब्त करते हैं तो हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल को तो डेबिट करते हैं। किसके साथ डेबिट करते हैं? डेबिटेड विद कॉल्ड अप कैपिटल ऑफ शेयर फॉरफीचर, कि हमने कितना कॉल किया। हम लोग पेडअप में नहीं, कॉल में कंपनी ने कितना मांगा था उतना शेयर में नहीं दिया, तभी तो हम लोग ये करेंगे। दूसरा, एंड शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर फॉरफीचर। हम लोग शेयर फॉरफीचर को किसमें दिखा दें कि भैया जितना रुपया हमें मिल गया उतना ही तो जब्त करेंगे, उससे ज्यादा थोड़ी कर पाएंगे। आगे बोल रहा है, टी लिमिटेड प्रोपोज टू इशू 6,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 इच एट अ प्रीमियम ऑफ 40%। मतलब एक शेयर का दाम है 100, 40% का प्रीमियम है, तो एक शेयर का दाम हो जाएगा 140। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन मनी टू बी कलेक्टेड पर शेयर एज पर द कंपनीज एक्ट। भैया एज पर द कंपनीज एक्ट मैंने क्या बोला था, 5% ऑफ फेस वैल्यू। मेरे कंपनी का फेस वैल्यू है 100 रुपया, मैं 5% एक्सेप्ट करूंगा एज पर कंपनीज एक्ट, तो 5 रुपया मुझे एप्लीकेशन में लेना होगा, है ना? फिर बोला भैया डिविडेंड आर यूजुअली पेड एज अ परसेंटेज ऑफ, बोला डिविडेंड आप पे करते हो एज अ परसेंटेज ऑथोराइज नेट पेड अप, पेड अप याद रखना, पेड अप। भैया जितना पेड अप कैपिटल है उसी के ऊपर तो डिविडेंड दोगे। ऑथोराइज तो हमारा ऐसे ही लिखा रहता है, ऑथोराइज तो भैया ऐसे ही हमारा लिखा रहता है। यहाँ पेड का बात किया, किसको पे करोगे, पेड अप कैपिटल वाले को पे करोगे ना। फिर भैया बोला एज पर सेबी गाइडलाइन ऑन इशू ऑफ शेयर द एप्लीकेशन मनी शुड नॉट बी लेसन। भैया सेबी ने क्या कहा था, 25% ऑफ इशू प्राइस। सेबी ने क्या कहा था भैया, 25% ऑफ इशू प्राइस आपका इतना होना चाहिए मिनिमम एप्लीकेशन मनी, मैंने बता दिया था। आगे देखो, बोला जी लिमिटेड ने एसेट खरीदा 7.5 लाख का, ओके। और 7.5 लाख रुपया के बदले वो कैसे देंगे, एक शेयर का दाम 100 रुपया प्लस 25 रुपया का प्रीमियम, 12 7.5 लाख डिवाइडेड बाई 125, टोटल आप शेयर उनको कितना दोगे, 6,000 शेयर, ठीक है। पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम इज प्रेजेंटेड एज अ पार्ट ऑफ, या सिक्योरिटी प्रीमियम को हम लोग क्या मानते हैं, रिजर्व मानते हैं, लाइबिलिटी दिखाते हैं, लेकिन लाइबिलिटी में भी वो रिजर्व रहता है। बोला ना, सिक्योरिटी प्रीमियम हो कैपिटल रिजर्व हो, दोनों को हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर दिखाते हैं। यह शेड्यूल 3 हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फॉर्मेट के लिए बात करता है। फिर भैया बोला डिविडेंड ऑन, आप डिविडेंड पहले किसको देते हो, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर हैव टू बी पेड बिफोर प्रेफरेंस। आप प्रेफरेंस वाले को पहले डिविडेंड देते हो, बाद में इक्विटी वाले को देते हो, ये है। अब ये बोला प्रेफरेंस शेयर आर नॉन पार्टिसिपेटिंग अनलेस एक्सप्रेसली अदरवाइज। भैया हम लोग तो ऐसे यही मानते हैं कि प्रेफरेंस शेयर वाले कोई भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर कुछ कंडीशन हो तो अलग बात है, नहीं तो हम लोग तो यही मानते हैं प्रेफरेंस शेयर कोई भी चीज में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, है। चलो हम लोगों ने एमसीक्यू ये सब भी कर लिया, ठीक है। ठीक है, तो मेरे सीए फाउंडेशन के चैंपियंस आपका मजे से पूरा इक्विटी शेयर को रीइशू करने के साथ, पूरा नोट्स वोट्स बनाने के साथ एकदम कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ आ रहा है। बहुत मेहनत मेरी तरफ से लगा, प्लीज एक लाइक तो कर देना, अगर लाइक नहीं कर रहे हो प्लीज बैक में जाके एक बार लाइक कर देना, ये मेरा आपका आंसू दिया से बस इतना सा रिक्वेस्ट है। अगर कर दोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे बच्चे लाइक कर रहे हैं, ठीक है। चलो बाय बाय, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, टेस्ट करना मत।